बिलोंग टू मी। जंगल के उस गहरे अंधेरे में जहां इंसानों के कानून खत्म होते हैं और कुदरत की बेखौफ ताकतों का राज शुरू होता है, वहां से कोई आपको देख रहा है। ये कहानी है एक ऐसे कबीले की जो अपनी परंपराओं और सरहदों में कैद है, और उस खूंखार रक्षक की जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो एक इंसान नहीं, बल्कि रातों का राजा है, एक वॉल्फ। कहानी की एक झलक। जब कबीले की उस मासूम लड़की की नजरें पहली बार उस शिकारी से मिलती हैं, तो उसे डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। वो उसे अपना शिकार नहीं बनाना चाहता, बल्कि वो उसे दुनिया की नजरों से छुपाकर अपना बना लेना चाहता है। पुरानी लोक कथाएं कहती हैं कि जब एक वॉल्फ अपना दिल हारता है, तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है। उसके लिए मोहब्बत सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जिद है, और वो जिद कहती है, तुम सिर्फ मेरी हो। एक नई शुरुआत या अंत। तारा की जुबानी, पीओवी। मैं अपने पतले से बिस्तर पर लेटी हुई शरीर को सिकोड़ रही थी। बाहर मौसम बहुत ही भयानक था। तेज बारिश की आवाज खिड़कियों से इस कदर टकरा रही थी जैसे कोई बाहर से अंदर आने की जिद कर रहा हो। मेरी नजर बार बार कमरे के उस पार सो रही ईशा पर जा रही थी। इस घुटन भरे माहौल में उसका साथ ही मेरे लिए इकलौता सुकून था। कम से कम इन खौफनाक तूफानों में मैं अकेली तो नहीं थी। जैसे ही मैंने दोबारा खिड़की की तरफ देखा, आसमान में बिजली जोर से कड़की, जिसने पूरे अंधेरे कमरे को एक पल के लिए रोशनी से भर दिया। यह सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी कि इस मौसम में कोई बाहर अकेला कैसे बच सकता है। ऐसे ही वक्त में मुझे अपनी माँ के उस फैसले पर गर्व होता था। उन्होंने सही वक्त पर घुटने टेक दिए थे और वन रक्षकों, द बीस्ट्स के नए कानूनों को स्वीकार कर लिया था। अगर उन्होंने ऐसा न किया होता, तो आज हम भी उन बागियों की तरह बाहर जंगलों में सड़ रहे होते, जो या तो इन बदलते मौसम की मार से मर गए या फिर पकड़े जाने के बाद मार दिए गए। जब मैं महज 12 साल की थी, तभी माँ समझ गई थी कि इस युद्ध का अंत केवल एक ही है, आत्मसमर्पण। सच तो ये था कि हम इंसानों के पास कोई चारा ही नहीं था। वे वन रक्षक, वेयरवुल्फ, हमसे हर मामले में आगे थे। केवल दिमाग में ही नहीं, बल्कि उनकी ताकत और खूंखार अंदाज के सामने हम इंसान कभी टिक ही नहीं सकते थे। ये जंग तो शुरू होने से पहले ही हम हार चुके थे। ये सब हमारी अपनी ही गलतियों का नतीजा था। पुराने समय में हम इंसान और वे एक साथ ही रहते थे, लेकिन फिर इंसानों का लालच बढ़ गया। हमारे नेताओं ने मर्यादा पार की, और फिर जो तबाही मची, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने हजारों की संख्या में उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। मेरी माँ बहुत समझदार थी। उन्होंने हमारी जान बचाने के लिए उन भेड़िया मानवों की गुलामी कबूल कर ली। लेकिन अब हालात थोड़े अलग थे। एक तरफ जहाँ वे हमारे शासक थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें हमारी जरूरत भी थी। सुना था कि उनकी प्रजाति की मादाएं, फीमेल वुल्व्स, एक जानलेवा बीमारी की वजह से खत्म हो रही हैं। अपनी नस्ल को बचाने के लिए उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, हम इंसानी लड़कियों से विवाह करना। यहाँ आश्रम कैंपस में ये अफवाह भी थी कि अगर हम उनके कहे अनुसार चलें और उनके नियमों का पालन करें, तो वे हमें रानी की तरह रखते हैं। सुरक्षा, पैसा और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन उस सुख की एक ही शर्त थी, अच्छा व्यवहार। सब जानते थे कि इन रक्षकों का गुस्सा कितना खतरनाक होता है। एक छोटी सी गलती और आपकी जान जा सकती थी। यहाँ आश्रम में हमें बचपन से बस यही सिखाया गया, अच्छा व्यवहार मतलब अच्छी जिंदगी और बगावत मतलब खौफनाक मौत। मैंने हमेशा खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश की। यह आश्रम हमें उसी निर्णय के दिन के लिए तैयार कर रहा था। पिछले 5 सालों से मैं यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। और कल वो दिन है जब मेरी किस्मत का फैसला होगा। कल से कोई भी रक्षक आकर मुझे चुन सकता था। सोती हुई ईशा को देखकर मेरा दिल भर आया। हम दोनों बचपन की सहेलियां थीं। अगर हमें अलग अलग क्षेत्रों के रक्षकों ने चुना, तो शायद हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। इस आश्रम में जहां बाकी लड़कियां एक दूसरे से जलती थीं, वहां ईशा ही मेरा सहारा थी। मैं ईशा और अपनी माँ के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मैं उन्हें बहुत याद करूंगी। कल से चयन का मौसम शुरू हो रहा है। अलग अलग झुंडों, पैक्स के शक्तिशाली पुरुष यहाँ आएंगे। वे पूरे देश के ऐसे आश्रमों का दौरा करते हैं और अपने लिए एक ऐसी लड़की चुनते हैं जो उनके जीवन साथी के मानकों पर खरी उतरे। माँ के साथ बिताए वो दिन याद आते हैं जब हम आजाद थे। हालांकि हम तब भी उनके बारे में जानते थे, पर हम हमेशा उनसे दूरी बनाकर रखते थे। यहाँ आश्रम में रहने का एक फायदा ये था कि मैं हर 15 दिन में अपनी माँ से मिल सकती थी। वे पास के ही एक शहर में काम करती हैं। यह समझौता था कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, मैं उनसे मिल सकूंगी। आज की रात बहुत लंबी लग रही थी। कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। क्या मैं एक सुनहरे भविष्य की ओर जा रही थी या एक पिंजरे की ओर? ये तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ से करीब 1 घंटे की दूरी पर एक छोटे से कैफे में काम करती हैं।
वहाँ का मालिक बहुत ही नेक इंसान है और माँ के साथ काम करने वाले लोग भी अच्छे हैं, जिससे उनका दिन खुशी खुशी कट जाता है। उन्हें सरकार वन रक्षकों की तरफ से एक छोटा सा सुसज्जित फ्लैट भी मिला है, जहाँ उनकी जरूरत का हर सामान मौजूद है और काम के बदले उन्हें समय पर वेतन भी मिलता है। मेरी माँ इस बात का जीता जागता सबूत थी कि अगर हम रक्षकों के बनाए नियमों का पालन करें और उनके हिसाब से चलें तो वे हमारे साथ इंसाफ करते हैं। सुना है कि जब भी किसी लड़की को किसी रक्षक द्वारा चुना जाता है तो वे उसके परिवार को, जो मेरे मामले में सिर्फ मेरी माँ थी, इनाम के तौर पर मोटी रकम देते हैं। ये एक तरह का धन्यवाद होता है कि हमने उनकी सेवा स्वीकार की और इससे ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि मेरी गैर मौजूदगी में माँ का ख्याल रखा जाए। लेकिन इसका एक कड़वा सच ये भी था कि चुने जाने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि मैं अपनी माँ को दोबारा देख पाऊंगी। ये सोचकर ही मेरा कलेजा फटने लगता था। तारा, तुम अभी तक सोई नहीं? हमें कल सुबह जल्दी उठना है, ईशा ने अपनी कोहनियों के बल उठते हुए कहा। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं। ईशा भी मेरी तरह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, लेकिन वो मेरी जितनी खुशनसीब नहीं थी। युद्ध के दौरान उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। वह मेरी माँ के साथ होने वाली हर मुलाकात में मेरे साथ जाती थी और माँ उसे भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार देती थी। परिवार न होने के कारण ईशा को इसी आश्रम के स्टाफ ने पाला पोसा था ताकि वो सुरक्षित रह सके। किस्मत से हम पहले दिन से ही रूममेट थे। ये तूफान, जब भी मेरी आंख लगती है बिजली की कड़कड़ाहट मुझे जगा देती है, मैंने शिकायत की। बाहर हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ों की टहनियां टूटने की आवाजें आ रही थीं। अच्छा, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया, ईशा ने मजाक में सिर हिलाया, जिसे देखकर मेरी हंसी छूट गई। उसके साथ इतने साल रहकर मुझे पता चल गया था कि ईशा की नींद बहुत गहरी है। कभी कभी तो वो नींद में बोलने और चलने भी लगती थी। उसकी ये आदत हम दोनों के लिए चिंता का विषय थी। हम अक्सर सोचते थे कि जब कोई रक्षक उसे चुनेगा तो क्या होगा। क्या उसे ईशा की ये आदत बुरी लगेगी या वो इसे अपनाएगा? हमने तय किया था कि जो भी उसे चुनने आए वो शुरू में ही उसे सच बता देगी, ताकि बाद में उसे किसी सजा का सामना न करना पड़े। अब सो जाओ तारा, पता नहीं वे कल किस वक्त आ धमकें। तुम नहीं चाहोगी कि जब वे तुम्हें देखें तो तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हों, ईशा ने जम्हाई लेते हुए मजाक किया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, हमारे कमरे के दरवाजे के ऊपर लगी नारंगी लाइट जलने बुझने लगी और उसके तुरंत बाद पूरे आश्रम में सायरन की भयानक आवाज गूंज उठी। अभी क्यों? ईशा झुंझलाकर चिल्लाई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि बाहर अभी भी भयंकर तूफान चल रहा था। हम दोनों झटके से बिस्तर से उठे। हमें पता था कि हमारे पास गर्म कपड़े और जूते पहनने के लिए बहुत कम समय है। ये निकासी अलार्म, इवैक्यूएशन अलार्म था, ऐसा सायरन जिसे कोई भी इस मौसम में नहीं सुनना चाहता था। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि वे हमारे साथ ऐसा कर रहे थे। फिर से वही ड्रामा, ईशा घबराहट में बड़बड़ाई। हम चूहों की तरह कमरे में इधर उधर भागकर अपने कपड़े ढूंढने लगे। जल्दी करो ईशा, तुम्हें पता है उन लड़कियों का क्या होता है जो बाहर पहुंचने में देर कर देती हैं। मैंने जल्दी से अपना हुडी और पजामा पहना, जबकि ईशा ने एक जैकेट ढूंढी। पिछली बार जब ये अलार्म बजा था तो 5 लड़कियों को सिर्फ इसलिए सजा दी गई थी क्योंकि उन्हें कमरे से बाहर निकलने में देरी हो गई थी। नियम तो ये था कि जैसे हैं वैसे ही बाहर भागो, लेकिन ठंड और बीमारी से बचने के लिए हर कोई चोरी छिपे जूते और कपड़े पहनने की कोशिश करता था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, ईशा ने कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम भागते हुए गलियारे में आ गए। हमारे ब्लॉक में 17 और 18 साल की लड़कियां थीं जो अब शादी के लिए योग्य मानी जाती थीं। स्टाफ जानबूझकर हमारे साथ सख्ती बरतता था ताकि हम हमेशा उनके काबू में रहें। ये हमें याद दिलाने का एक तरीका था कि असली मालिक कौन है। अचानक ईशा चिल्लाई। एक लंबी लड़की ने उसे जोर से धक्का दिया और आगे निकल गई, जिससे ईशा जमीन पर गिर पड़ी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसे उठाया और भीड़ के साथ बाहर की तरफ बढ़ने लगी। हमारा मकसद बस इतना था कि हम भीड़ में खो जाएं और किसी की नजर में ना आएं। जैसे ही हम बाहर मैदान में पहुंचे, ठंडी हवा के झोंकों ने हमारे बदन में सुइयां जैसी चुभो दी। हम बारिश में भीगने लगे थे। नारंगी लाइटों की रोशनी में सबकी डरी हुई शक्लें और भी खौफनाक लग रही थीं। स्टाफ के लोग जो खुद मोटे और गर्म कोट पहने हुए थे, रजिस्टर लेकर हाजिरी लेने लगे। तभी हमारी प्रधान अध्यापिका हेडमिस्ट्रेस श्रीमती मृदुला सामने आई। लाउडस्पीकर पर उनकी कड़क आवाज गूंजी। ध्यान दें सभी उम्मीदवार, आज की ये निकासी एक एहतियाती कदम है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण झुंड इम्पोर्टेंट पैक के आगमन से पहले हमारी संख्या पूरी है। शांत रहें, निर्देशों का पालन करें और हाजिरी पूरी होते ही आप अंदर जा सकेंगे। महत्वपूर्ण झुंड?
वे आज कुछ ज्यादा ही तनाव में लग रहे हैं। पता नहीं कौन आने वाला है, ईशा ने मेरे कान में फुसफुसाया। इसे एक चेतावनी समझें कि आप यहाँ कितनी सुरक्षित हैं। अगर हमारे नए शासकों का सूर्योदय कानून डॉन लॉज न होता तो आज आप इस तूफान में दर दर भटक रही होती। श्रीमती मृदुला ने अपनी बात खत्म की। तो अब ये तय था, कल मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। खुशनुमा या दर्दनाक, ये तो वक्त ही बताएगा। सपनों का कांच और कड़वी हकीकत। उफ, मैं चाहे कितना भी मेकअप क्यों न कर लूं, ये आंखों के नीचे के काले घेरे, डार्क सर्कल्स छिप ही नहीं रहे। मुझे तो लगता है कि ये सब उस मृदुला मैडम की चाल है। ईशा अपनी मस्कारा की छड़ी को हवा में लहराते हुए गुस्से में बड़बड़ा रही थी। कल रात उस भयानक तूफान में हमें घंटों बाहर खड़ा रखा। क्या वो चाहती हैं कि वन रक्षक हमें देखकर ये सोचें कि हम अपना ख्याल नहीं रखते और रात भर जागते रहते हैं? कल रात का वो ड्रिल कोई पहली बार नहीं था, लेकिन इसका समय बहुत गलत था। आज हमारा फैसले का दिन शुरू होने वाला था और हम सब थके हुए थे। कम से कम तुम कुछ घंटे तो सोई। मैं तो अलार्म बजने से पहले ही जाग रही थी। मुश्किल से 1 घंटा सो पाई हूँ, मैंने हंसते हुए कहा और अपनी सुनहरी चोटी को ऊपर की तरफ कसकर बांध लिया। मेरा मेकअप ठीक लग रहा था और बाल भी साफ सुथरे थे। आश्रम में हमें यही तो सिखाया गया था, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहिए। कोई बात नहीं, हम फिर भी सुंदर लग रहे हैं। अगर आज हमें किसी ने नहीं चुना तो इसका मतलब है कि हमारे लिए कोई और भी बेहतर रक्षक आने वाला है। ईशा ने अपना मेकअप बैग बंद करते हुए आत्मविश्वास से कहा। उसके भूरे बाल लहरों की तरह कंधे पर गिर रहे थे और उसने एक छोटी सी काली रिबन से उन्हें संवारा था। हमारी योजना साफ थी। जब तक असेंबली बेल नहीं बजती, हमें अपनी रोजाना की पढ़ाई और क्लास जारी रखनी थी। वो बेल आज भी बज सकती थी और कल भी। ये सब इस बात पर निर्भर था कि रक्षकों का पहला झुंड आश्रम कब पहुंचता है। तो जैसे ही अलार्म बजेगा, हमें स्पोर्ट्स हॉल में इकट्ठा होना है और वे वहीं हमें देखने आएंगे? ईशा ने पूछा। मैंने अपनी डांस क्लास के लिए स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और टॉप पहन लिया था। डांस मेरा पसंदीदा विषय था। हमें रक्षकों के सामने अपनी कोई कला या हुनर दिखाना होता था ताकि हम बाकी लड़कियों से अलग दिख सकें। मुझे नाचने में सुकून मिलता था और मेरी टीचर भी कहती थी कि मैं इसमें बहुत माहिर हूँ, भले ही दूसरी लड़कियां मुझसे जलती थीं। वहीं ईशा संगीत की दीवानी थी। वो पियानो बजाती थी और उसकी आवाज किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। हाँ, वही तरीका है। हमें बस ये उम्मीद करनी है कि कोई एक रक्षक हमारे नंबर को अपनी टॉप 3 लिस्ट में डाल ले। उसके बाद ही वे हमसे बातचीत करेंगे और हमें बेहतर तरीके से जानेंगे। मैंने उसे पूरी प्रक्रिया समझाई जो हमें सालों से रटाई गई थी। सब कुछ आसान लग रहा था। अलार्म सुनो, हॉल में जाओ, लाइन में लगो और फिर सब कुछ उन रक्षकों के हाथ में। ठीक है, अब जल्दी चलो, क्लास शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, ईशा ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। जब हम मुख्य बिल्डिंग की ओर बढ़े तो हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर लड़की आज कयामत लग रही थी। सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वे आज सबसे सुंदर दिखें। सोचो तारा, अगर हमें सबसे बड़े और शक्तिशाली झुंड लीडिंग पैक ने चुन लिया तो? मैंने सुना है कि वे अपनी पत्नियों को रानियों की तरह रखते हैं, ईशा चहकते हुए बोली। ईशा हमेशा वक्त की पाबंद थी, जबकि मैं अक्सर देरी के कारण सजा भुगत चुकी थी। जैसे ही हम कॉरिडोर में पहुंचे, घंटी जोर से बजी। ब्रेक में मिलते हैं, अगर तब तक चयन का अलार्म नहीं बजा तो, मैंने कहा और हम अपनी अपनी क्लास की तरफ दौड़ पड़े। मैं अपनी डांस क्लास के स्टूडियो पहुंचे। वहां के बड़े बड़े शीशे और पॉलिश किया हुआ लकड़ी का फर्श मेरा सुकून था। वहां मैं अपनी कला में खो जाती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज मेरा यह सुकून एक बुरे सपने में बदलने वाला है। स्टूडियो पहुंचते ही मैंने देखा कि हमारी डांस टीचर लैला मैडम आज गायब थीं। उनकी जगह जेसिका खड़ी थी, आश्रम की सबसे घमंडी और रईस लड़की। वो हाथ बांधकर खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। जेसिका मुझसे नफरत करती थी, ये बात किसी से छिपी नहीं थी। और आज टीचर की गैर मौजूदगी ने उसे मुझ पर जुल्म करने का सुनहरा मौका दे दिया था। जैसा कि तुम सब देख सकते हो, लैला मैडम की तबीयत खराब है, इसलिए आज क्लास की कमान मेरे हाथ में है। जेसिका की तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। मैंने चुपचाप अपना बैग एक तरफ रखा और पीछे की तरफ छिपने की कोशिश की, लेकिन जेसिका की नजरें मुझ पर ही गड़ी थीं। क्लास शुरू होते ही उसने जानबूझकर मुझे आगे बुलाया और मुश्किल स्टेप्स करके दिखाने को कहा। उसने और उसकी सहेलियों ने मुझ पर फप्तियां कसना शुरू कर दिया। माहौल जहरीला होता जा रहा था। उसके पास मेरे लिए वक्त ही क्यों था? वो चाहता तो यहाँ की दूसरी खूबसूरत और सजी धजी लड़कियों के पास जा सकता था, जो उसके एक इशारे पर अपनी जान छिड़कने को तैयार थीं। जोर से बोलो, क्या तुम कोई मामूली चूहिया हो? वो चिढ़कर गरजा।
मेरे हाथों की हथेलियां पसीने से तर हो गईं और खौफ के मारे मेरा सिर चकराने लगा। माँ माफ करना सर, मेरा नंबर 629-629 है। मैंने अपनी आवाज को जोर से निकालने की कोशिश की। मुझे डर था कि कहीं इस मामूली सी बात पर वो जीव अपना आपा न खो दे और मेरी कमजोर गर्दन न मरोड़ दे। हमें सिखाया गया था कि इन रक्षकों से कभी उलझना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर उन्हें गुस्सा मत दिलाओ, लेकिन यहाँ तो मेरी किस्मत ही खराब थी। हमारे बीच एक भारी खामोशी छा गई। पूरे हॉल में यही प्रक्रिया चल रही थी। मैंने तिरछी नजरों से देखा कि दूसरी लड़कियां रक्षकों के सामने कैसे चहक रही थीं, मुस्कुरा रही थीं और अपने बालों से खेलते हुए उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थीं। वे इतनी आत्मविश्वास से भरी कैसे हो सकती थीं, और वो भी इन दैत्य जैसे विशाल पुरुषों के सामने। तभी मेरी नजर भीड़ के बीच से ईशा पर पड़ी। मेरी आंखें बेताब हो गईं। ईशा ने भी मुझे देख लिया था। मेरी बिखरी हुई हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घबराहट में अपने होठों से इशारा किया, क्या हुआ तुम्हें? मैं जवाब देने ही वाली थी कि तभी वो भारी आवाज फिर गूंजी, वो कौन है? मैं वापस उस इंसानी किले जैसे आदमी की तरफ मुड़ी। उसने अभी तक मुझ में दिलचस्पी नहीं खोई थी। सर, वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, मैंने जवाब दिया। उसने एक सख्त अंदाज में सिर हिलाया और फिर ईशा की तरफ देखने लगा। यह इंसान अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है? क्या इसे पूरी दुनिया में बात करने के लिए मैं ही मिली थी? शुक्र है कि हमारी बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि एक मधुर घंटी बजी। ये पिछली बेलों की तरह डरावनी नहीं थी। ठीक है सब लोग, समय समाप्त। रक्षक कृपया गाइड के साथ बाहर चलें। लड़कियों, आपको यहाँ थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर आप चुनी गई हैं तो आपको साक्षात्कार कक्ष, इंटरव्यू रूम में ले जाया जाएगा। मृदुला मैडम की आवाज गूंजी। कसम से आज से पहले मुझे उनकी आवाज इतनी सुरीली कभी नहीं लगी थी। वो रक्षक बिना दोबारा देखे वहां से चला गया। मैंने पीछे से उसकी चौड़ी मांसपेशियों और उसके चलने के शाही अंदाज को देखा। उसके जाने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली, जो शायद मैं तब से रोक कर बैठी थी। वह पल इतना भारी था। उसे अपने इतने करीब महसूस करना किसी अजूबे जैसा था। खैर, अच्छी बात ये थी कि कुछ बुरा नहीं हुआ। मुझे डर था कि मेरी हालत देखकर वे इसे अपना अपमान न समझ लें और मुझे सजा न दे दें। जैसे ही आखिरी रक्षक कमरे से बाहर निकला, लड़कियों में शोर मच गया। सब अपनी सहेलियों के पास दौड़कर अपनी पहली मुलाकात के किस्से सुनाने लगी। लेकिन मैं तो बस वहीं फर्श पर ढेर हो गई और अपने घुटनों को सीने से लगाकर बैठ गई। मेरा दम घुट रहा था। कुछ ही पलों में ईशा मेरे पास पहुंची और मेरे चेहरे से बिखरे बालों को हटाया। तारा, ये सब क्या है? तुम्हारे जूते कहाँ हैं? ईशा घबराकर चिल्लाई। उसका इतना पूछना ही काफी था। मेरा सब्र टूट गया। मैं जोर जोर से रोने लगी। ईशा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। वो अभी भी वैसी ही सुंदर दिख रही थी जैसी सुबह थी, और एक मैं थी जो किसी लाश जैसी लग रही थी। शश, शांत हो जाओ, सब ठीक है। तुमने खुद को बहुत अच्छे से संभाला। ईशा ने मेरी पीठ थपथपाते हुए मुझे सांत्वना दी। उन्होंने फिर से वही किया। जेसिका, मॉली और उन सब ने। उन्होंने मुझे मारा, पीटा और मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। यहाँ तक कि मेरे जूते और बैग भी खिड़की से बाहर फेंक दिए। ईशा, मैंने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भागकर घर चली जाऊं, जहां मैं अपनी माँ के पास अकेले छिपकर रो सकूं। कमीनी लड़कियां, आज के ही दिन उन्हें ये सब करना था। ईशा गुस्से में बोली और अपनी आस्तीन से मेरा चेहरा पोंछने लगी। तभी फिर से वही छोटी घंटी बजी। ईशा ने मुझे झट से खड़ा किया। उन्होंने हमें 5 मिनट भी नहीं दिए थे। सब ठीक हो जाएगा तारा, हम जल्द ही घर होंगे। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी, ठीक है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ईशा ने मेरे कंधे थपथपाए। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने सिसकते हुए कहा। ईशा अपनी जगह पर वापस चली गई। अब क्या होगा? क्या हम यहाँ बस उनके फैसले का इंतजार करेंगे? देवियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल दूसरे राउंड के लिए बहुत सारी लड़कियों का चयन हुआ है। मृदुला मैडम फिर से मंच पर थीं। वक्त बर्बाद नहीं करते। जैसे ही मैं नंबर पुकारूं, आप इंटरव्यू रूम की तरफ बढ़ेंगी। मैडम ने नंबर पुकारना शुरू किया। 5 9 1 1 0 8 4 3 9। ओह, ये ईशा का नंबर था। ईशा ने मेरी तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। मैंने उसे हौसला देने के लिए एक फीकी मुस्कान दी। वो दूसरे राउंड में पहुंच गई थी, जिसका मतलब था कि अगर वो चुनी गई तो शायद मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। नंबर 629-629। मैं दोबारा नहीं कहूंगी।
मृदुला मैडम की आवाज में चिड़चिड़ाहट और गुस्सा साफ था। मेरे चेहरे का खून सूख गया। क्या उन्होंने अभी मेरा नंबर लिया? नंबर 629। क्या हमें वहां आकर तुम्हें खींचकर लाना पड़ेगा? उन्होंने दोबारा पुकारा। मैं बिजली की तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। नंबर 629। यानी मैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस रक्षक ने मुझे क्यों चुना? क्यों? अगले कदम के लिए तारा 4 साक्षात्कार और सन्नाटा। तारा की जुबानी पीओवी। मैं वहीं जमसी गई थी। भ्रम और डर का एक बवंडर मुझे घेरे हुए था। जैसे जैसे मैं दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, मुझे एक स्टाफ सदस्य खड़ी मिली जो मुझे साक्षात्कार इंटरव्यू के कमरे तक ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी। मैं इस हाल में दूसरे राउंड तक कैसे पहुंच सकती थी? इस वक्त मुझे एक नहीं बल्कि 100 तरह की शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शायद उस रक्षक को मेरा मजाक उड़ाने में मजा आ रहा था। इसके अलावा मुझे कोई और वजह समझ नहीं आ रही थी कि उसने मेरा नंबर क्यों चुना। हैरानी अभी भी मेरे चेहरे पर साफ दिख रही थी। मुझे ले जाने वाली महिला मुझे बड़ी बेरुखी से देख रही थी। यहाँ के स्टाफ का रवैया भी बिल्कुल उनकी बॉस मृदुला मैडम जैसा ही था, रूखा और पत्थर दिल। जल्दी पैर चलाओ लड़की, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, वो महिला मुझ पर चिल्लाई। उसकी आवाज ने मेरी तंद्रा भंग की और मैंने घबराहट में सिर हिलाया। मैं सुन्न सी हालत में लड़खड़ाते हुए उन खामोश गलियारों से गुजरने लगी। जैसे ही मैं बिल्डिंग से बाहर निकली, सूरज की रोशनी मेरी जख्मी त्वचा पर चुभने लगी। मैंने अपने फटे कपड़ों को और कसकर पकड़ लिया ताकि बाहर किसी की भी नजर मुझ पर न पड़े। मैंने आसपास देखा। शुक्र था कि बाहर सन्नाटा था। शायद निर्णय के दिन की वजह से बाकी सारी क्लास सस्पेंड कर दी गई थी। कड़ाके की ठंडी हवा मेरे खुले पैरों से टकरा रही थी, जो मेरी बेइज्जती की याद दिला रही थी। मेरे नंगे पैर नीचे के कंकड़ पत्थरों से छिल रहे थे, जिससे हर कदम पर मेरी चीख निकल रही थी। जल्दी करो, उन्हें इंतजार करना पसंद नहीं है, वो चिड़चिड़ी महिला पीछे मुड़कर फुसफुसाई। मैं अपने होंठ चबा रही थी ताकि पत्थरों की चुभन से होने वाले दर्द को पी सकूं। आखिरकार हम दूसरी बिल्डिंग की सीढ़ियों तक पहुंचे। यहाँ की चिकनी सतह देखकर मैंने राहत की सांस ली। अगर मुझे थोड़ी देर और उन पत्थरों पर चलना पड़ता तो मेरे पैरों से खून बहने लगता। मैं उसके पीछे पीछे बाईं ओर के एक लंबे कॉरिडोर में गई। पूरे रास्ते बस उस महिला की हील्स की आवाज गूंज रही थी, जो किसी खतरे की घंटी जैसी लग रही थी। जल्द ही हम उस हिस्से में पहुंचे जिसे अधिकारी गलियारा, स्टाफ ओनली कॉरिडोर कहा जाता था। यहाँ के कमरे बेहतर थे, सुविधाएं ज्यादा थीं और ऑफिस भी बहुत सुंदर तरीके से सजे हुए थे। जाहिर है, रक्षकों के इंटरव्यू के लिए इससे अच्छी जगह और क्या होती। जैसे ही हम करीब पहुंचे, मैंने देखा कि हर दरवाजे के बाहर लंबे चौड़े रक्षक पहरा दे रहे थे। उनकी शक्लें भावहीन थीं और नजरें बिल्कुल सीधी। वे किसी पत्थर की मूर्ति की तरह डरावने लग रहे थे। घूरना बंद करो बेवकूफ लड़की, उस महिला की आवाज सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई। मेरी रूह कांप रही थी। इस वक्त मेरा मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अगर मृदुला मैडम ने मुझे इस हालत में देख लिया तो वे वैसे ही अपना आपा खो देंगी। शुभकामनाएं, अब अंदर जाओ, उस महिला ने एक दरवाजे के सामने रुककर हुक्म दिया। मेरे पैर कांपने लगे। पुरुषों के चलने और भारी चीजों के खिसकने की आवाजें अंदर से आ रही थीं। प्लीज मेरे साथ कुछ बुरा मत होने देना। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे पता था कि मेरा हुलिया मेरी हार की गवाही दे रहा है, लेकिन अब मेरी चिंता ईशा के लिए और बढ़ गई थी। क्या उसे भी कोई चुन लेगा? क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे? हर बीतता सेकंड किसी जुल्म जैसा लग रहा था। मैं अपने पेट को ढकने की कोशिश करते हुए कभी एक पैर पर खड़ी होती तो कभी दूसरे पर। तभी दरवाजे के नीचे से मुझे वही 2 बड़े काले स्नीकर्स दिखाई दिए। वही रक्षक, वो फिर से मेरे सामने था। वो अब भी यहीं क्यों था? क्या उसे मजा आ रहा था मेरा तमाशा देखने में? उसने दरवाजा खोला और उसकी कड़क आवाज गूंजी, अंदर आओ। मेरा मुंह डर के मारे खुल गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बदतमीज लग रही होंगी। मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी गर्दन धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाई। उसका कद, उसकी आंखें, उसकी वो गहरी हरी निगाहें फिर से मुझ पर टिकी थीं। वो कम से कम 6 फीट से भी ऊंचा था और मैं उसके सामने एक छोटी सी गुड़िया जैसी लग रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और हैरानी से मुझे देखने लगा। क्या तुम्हारा कोई नंबर भी है इंसान? उसके सवाल में छिपा व्यंग्य मुझे चुभ गया। जी हाँ, 629 629 सर, मैं अपनी आवाज ढूंढते हुए फुसफुसाई। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, फर्श की लकड़ियां मेरे नंगे पैरों के नीचे चरमराईं।
हर कदम मुझे याद दिला रहा था कि इस शाही कमरे में मेरा ये हुलिया कितना शर्मनाक है। वाह, तो तुम फिर से आ ही गई। शायद तुमने सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी दोबारा मिलेंगे, है ना? वह रक्षक अपनी जगह पर थोड़ा झूलते हुए धीरे से हंसा। उसने मजाक में अपनी जीभ से चटकी आवाज निकाली और उसकी गहरी हरी आंखें एक बार फिर मेरे आर पार देखने लगीं। उसकी वो खतरनाक आंखें किसी हथियार से कम नहीं थीं। तारा, यही नाम है तुम्हारा? उसकी आवाज सपाट और नपीतुली थी। मेरे नाम का उच्चारण जिस तरह उसने किया, मेरा गला सूखने लगा। जाहिर है उसे मेरा नाम पहले से ही पता था। तुम्हारा ये हुलिया यहाँ की बाकी लड़कियों की मेहनत से मेल नहीं खाता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इस हालत की सफाई दो। उसने हुक्म दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और मैं पूरी तरह सकपका गई। मेरे अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। मैं उसे कैसे समझाऊं? मैं कितनी कमजोर लगूंगी अगर उसे ये बताया कि कुछ लड़कियों ने मुझे बुरी तरह पीटा और मेरा ये हाल किया। उसके जैसे शक्तिशाली, दबदबे वाले और खूंखार मर्द के सामने मेरी ये दलीलें क्या मायने रखेंगी? उसे शायद मेरी तकलीफों की रत्ती भर परवाह नहीं होगी। सर, मैंने सुबह ज्यादा मेहनत नहीं की थी। शायद मेरी नींद देर से खुली और वह वक्त कम पड़ गया। मैं हकलाते हुए झूठ बोल गई। मैंने अपने कांपते हाथों को आपस में रगड़ना शुरू कर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! उसने बस इतना ही कहा। मैंने नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। बताओ तारा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई मामूली बेवकूफ हूँ? वो थोड़ा आगे की ओर झुका। उसने मेरा नाम लेकर मुझे इस तरह डांटा जैसे कोई किसी छोटे बच्चे को डांटता है। डर के मारे मेरे पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, मैंने समर्पण के भाव में हाथ ऊपर उठा दिए। मैं बस यही दुआ कर रही थी कि वो मुझ पर अपना कहर न बरपाए। ये 15 मिनट मुझे उम्र कैद की सजा जैसे लग रहे थे। तो फिर मेरे चेहरे पर झूठ बोलने की जुर्रत दोबारा मत करना। वह दहाड़ा। उसकी आंखों का रंग और भी गहरा हो गया। मैं डर के मारे अपनी कुर्सी में पीछे की तरफ दुबक गई। माँ, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मछली की तरह मुंह खोलती बंद करती रह गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरे झूठ पर इतना भड़क जाएगा। अब सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह कुछ पल चुप रहा, चिढ़ा हुआ दिख रहा था। फिर उसने लंबी सांस ली। दोबारा शुरू करो और खबरदार जो मुझे फिर से गुस्सा दिलाया। वह कड़क कर बोला। मैंने अपने आंसू रोकते हुए सांसों को काबू में करने की कोशिश की। ठीक है, सच ये है कि असेंबली की घंटी बजने से पहले एक हादसा हुआ था। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, न ही मैं ऐसी दिखना चाहती थी, कसम से। माँ, मैं डर गई थी। मैं हकलाती रही। मुझे पता था कि अगर अब सच नहीं बोला तो मेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। पता नहीं उसे मेरी छोटी मोटी समस्याओं में क्या दिलचस्पी थी। वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने अपने हाथ कुर्सी के हत्थों पर जमा लिए। कैसा हादसा? उसने सीधे तौर पर पूछा। मैं हिचकिचाई। क्या मुझे उन लड़कियों की बदतमीजी के बारे में बताना चाहिए? आखिरकार मैंने सच को थोड़ा गोल मोल घुमाकर पेश किया। जी, मुझे निशाना टारगेट बनाया गया था। मैंने शर्म से नजरें झुका ली। निशाना? साफ साफ बताओ, उसने अधीरता से कहा। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा की एक चमक थी। वो मेरी डांस क्लास की कुछ लड़कियां थीं। उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेकअप बिगाड़ दिया और मेरा सामान खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं बड़ी मुश्किल से लाइन में खड़ी होने के लिए पहुंच पाई, लेकिन मैं वादा करती हूँ सुबह मैं ऐसी नहीं दिख रही थी। मैंने लाल होते गालों के साथ सब उगल दिया। वो खामोशी से मुझे परखता रहा। तो उन्होंने तुम्हें ही क्यों चुना? काश वो सवाल पूछना बंद कर देता, लेकिन मुझे पता था कि उसे जवाब चाहिए। मुझे नहीं पता, शायद वे मुझे नापसंद करती हैं। लेकिन आज का दिन सबसे बुरा था, क्योंकि आज मैंने सच में सुंदर दिखने की कोशिश की थी। यकीन मानिए या नहीं, मैंने सब कह दिया। पता नहीं क्यों मैं उस अजनबी के सामने अपना दिल खोलकर रख रही थी। उस रक्षक ने मुझ पर कोई दया नहीं दिखाई, न ही उसे मेरे दर्द से कोई मतलब था। उसे बस इस बात का जवाब चाहिए था कि मैं उसके सामने इस कबाड़ हालत में क्यों खड़ी हूँ। तो तुम्हारा कहना है कि जब तुम सुबह कमरे से निकली थी तो तुम कुछ हद तक ठीक दिख रही थी? उसने ऊबते हुए पूछा। मैंने बस सिर हिला दिया। वो मुझे पहले ही झूठ बोलने पर चेतावनी दे चुका था, और सच तो यही था कि सुबह मैंने अपने बाल और मेकअप पर बहुत मेहनत की थी। ठीक है, तो तुम ये साबित कर सकती हो। उसने अचानक फैसला सुनाया। मैं उलझन में पड़ गई। उसकी मौजूदगी में मेरा दम घुट रहा था, जैसे वो कोई दिमागी खेल खेल रहा हो।
क्या क्या सर? मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। मैं तुम्हें तीसरे राउंड स्टेज 3 के लिए चुन रहा हूँ। तुम मुझे ये साबित करोगी कि तुम जिंदगी भर ऐसी ही रोती धोती और बदहाल लड़की बनकर नहीं रहने वाली। उसने एक अपमानजनक लहजे में अपनी बात खत्म की। मैं हक्की बक्की रह गई। इस आदमी का इरादा क्या है? क्या उसे लड़कियों को तड़पाने में मजा आता है? वह मुझ जैसी लड़की पर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस हालत में तो मुझे दूसरे राउंड से ही बाहर हो जाना चाहिए था। मैंने सच कह दिया। वो अचानक ठहाका लगाकर हंसा। इसे मेरी तरफ से एक दान चैरिटी समझ लो परी। वहां खड़ी उन सारी सुंदर और सजी धजी लड़कियों के बीच सिर्फ तुम ही थी जिसने मेरा ध्यान खींचा। लेकिन तुम तो बस एक डरी हुई सहमी हुई छोटी सी बच्ची निकली। वह मुस्कुराया। उसके सफेद चमकते दांतों के पीछे एक शरारती आनंद था। मैं उसके लिए बस एक खिलौना थी, एक खेल। अब यहाँ से दफा हो जाओ, घर जाओ और खुद को कम से कम थोड़ा बहुत सुंदर साबित करके दिखाओ। मैं तुम्हें शाम 7 बजे लेने आऊंगा। उसने कड़े स्वर में आदेश दिया। मैं झटके से अपनी जगह से उठी, उसका शुक्रिया अदा किया और भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। अध्याय 5, उम्मीद की एक नई किरण। तारा की जुबानी, POV। मेरे बेडरूम का दरवाजा चरमराते हुए खुला और मैं अंदर आ गई। मेरे मन में भावनाओं का एक चक्रवात उमड़ रहा था। उस हरी आंखों वाले रक्षक के साथ हुई उस अजीब मुलाकात ने मुझे हिलाकर रख दिया था। लेकिन एक बात साफ थी, अब मेरे पास भी ईशा के साथ एक ही झुंड में जाने का एक मौका था, बशर्ते आज रात सब कुछ ठीक रहे। जैसे ही मैंने पीछे से दरवाजा बंद किया, मैंने देखा कि ईशा पागलों की तरह अपनी अलमारी खंगाल रही थी। वो अपनी ही उलझन में इतनी डूबी हुई थी कि उसे मेरे आने का एहसास तक नहीं हुआ। वो खुद से ही कुछ बड़बड़ा रही थी। ईशा, ये क्या कर रही हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज अभी भी उस रक्षक के दबदबे की वजह से कांप रही थी। मेरी आवाज सुनते ही ईशा डर के मारे उछल पड़ी। हे भगवान तारा, तुमने तो डरा ही दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब आई। ईशा ने अपना हाथ दिल पर रखते हुए कहा और दौड़कर मेरे पास आई। मैं बहुत खुश हूं कि तुम वापस आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे दूसरे राउंड के लिए चुना गया। मैं तब से आज रात के लिए सबसे अच्छी ड्रेस ढूंढ रही हूँ। तीसरे राउंड में मुझे बहुत अच्छा दिखना है। बहुत घबराहट हो रही है। ईशा ने मुझे गले लगाया और फिर पीछे हट गई। मेरे पैरों में अब भी तेज दर्द था। मैं लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर पर गिर गई। ईशा मेरे पास आकर बैठ गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उन लड़कियों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। सच कहूँ तो मैं दुआ कर रही हूँ कि मेरा रिश्ता मैच ज्यादा अच्छा न रहे, ताकि हम दोनों अलग न हो। ईशा ने सहानुभूति भरी नजरों से मुझे देखा। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी सहेली की ओर देखते हुए कहा, तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ। ईशा ने हैरानी से अपनी आंखें सिकोड़ी, जैसे वो मुझे और बताने के लिए उकसा रही हो। मुझे भी दूसरे राउंड के लिए बुलाया गया था और मेरा इंटरव्यू उसी रक्षक ने लिया जिसके सामने मैं हॉल में खड़ी थी। हाँ, इसी फटेहाल हालत में, मैंने कराहते हुए कहा। ईशा का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने अपना हाथ अपने होठों पर रख लिया। अगले ही पल वो खुशी के मारे चिल्लाई और बिस्तर से उठकर नाचने लगी। इसका मतलब तुम भी तीसरे राउंड में पहुंच गई हो? ओ तेरी तारा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम दोनों एक साथ एक नई जगह जाएंगे। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच होगा। ईशा तालियां बजा रही थी और मैं अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि उसने मुझे क्यों चुना, पर उसने साफ कह दिया है कि जब वो आज रात मुझे लेने आए तो मैं उसे कम से कम इंसान लगनी चाहिए। मैंने पूरी कहानी सुनाई और ईशा आंखें फाड़कर सुनती रही। और तुम्हें पता है सबसे अजीब बात क्या थी? मैंने उसे थोड़ा करीब बुलाते हुए कहा। उसे तुरंत पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। पहले तो मैंने उसे कहा कि मैं सोती रह गई थी और वक्त कम मिला, पर वो इतना भड़क गया कि मुझ पर चिल्लाने लगा। फिर मुझे मजबूरी में उसे उन लड़कियों और डांस क्लास वाले हादसे के बारे में सब सच बताना पड़ा। ईशा ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और हैरानी से मुझे घूरने लगी। सच में? फिर उसने क्या कहा? उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, मैंने सोचते हुए जवाब दिया, पर उसने मुझे एक मौका दिया है ये साबित करने का कि मैं ढंग की दिख सकती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो बिना कहे मुझे दूसरा मौका दे रहा है। ईशा की आंखों में चमक आ गई। तारा, ये अद्भुत है। शायद उसे लगा हो कि तुम कीचड़ में खिला कमल हो। मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब हम दोनों तीसरे राउंड में हैं और हमारे साथ रहने के चांस बढ़ गए हैं। ईशा की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई।
पता नहीं ईशा, मुझे समझ नहीं आता कि उसके जैसा शाही दिखने वाला रक्षक मुझ जैसी लड़की पर वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है। मुझे डर है कि कहीं ये कोई मजाक तो नहीं, कहीं वो सिर्फ मेरा तमाशा तो नहीं बनाना चाहता। मैंने अपना शक जाहिर किया। ईशा का उत्साह थोड़ा कम हुआ, पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। अभी सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान दो, हम दोनों एक दूसरे को तैयार करेंगे और आज रात तुम कयामत लगोगी, जो होगा हम साथ देख लेंगे। ये कहकर वो मेरी अलमारी की तरफ मुड़ी। ईशा, तुमने अपने रक्षक के बारे में तो बताया ही नहीं, वो कैसा था? मैंने अचानक पूछा। ओह हाँ, वो थोड़ा शांत और गंभीर था, ज्यादा मुस्कुराता नहीं था, पर मुझे लगता है कि वे सब ऐसे ही होते होंगे, है ना? ईशा ने एक ड्रेस रिजेक्ट करते हुए कहा। शायद, पर मेरा वाला तो कभी कभी हंसता भी था, हालांकि वो हंसी अक्सर मुझ पर तंज कसने के लिए होती थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें चौथे राउंड के लिए चुनेगा? चौथा राउंड तो बहुत सीरियस होता है, मैंने अपने पैरों की चोटों को देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि हाँ, उसने कहा था कि मैं उसके लिए काफी सुंदर हूँ और उसे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा तामझाम वाली न हो। ईशा मुस्कुराई। मैंने खड़े होने की कोशिश की। ठीक है, मैं नहा लेती हूँ ताकि जरा ताज़ा महसूस करूँ। हाँ जाओ, जब तक तुम नहाओगी मैं हम दोनों के कपड़े निकाल कर रखूंगी। अभी 3 बज रहे हैं, तुम्हारा वाला तुम्हें कितने बजे लेने आएगा? ईशा ने अपनी घड़ी देखते हुए पूछा। 7 बजे, और प्लीज मेरे लिए कोई स्कर्ट या साड़ी मत निकालना, मेरे पैरों पर बहुत नीले निशान पड़े हुए हैं। मैं ट्राउजर्स, पैंट और हील्स पहनूंगी। मैंने अपनी चोटों की तरफ इशारा किया। हाँ, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। मेरा वाला मुझे 6 बजे लेने आएगा तो मैं तुमसे पहले निकल जाऊंगी, ईशा ने उदास होते हुए कहा। पता नहीं वे हमें कहाँ ले जाएंगे। मैंने बुदबुदाते हुए बाथरूम का दरवाजा बंद किया और शीशे के सामने खड़ी हो गई। रूम के आईने के सामने खड़े होते ही मेरी चीख निकल गई। हे भगवान, मुझे पता था कि मेरी हालत खराब है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी डरावनी लग रही हूँ। वो डांस क्लास वाला हादसा और उसके बाद मेरा रोना, इन सबने मिलकर मेरा हुलिया बिगाड़ दिया था। मेरे बाल किसी घोंसले की तरह उलझकर एक तरफ झुके हुए थे। आंखों का तो नामो निशान नहीं था। काजल और मस्कारा पूरी पलकों और गालों पर इस कदर फैल गया था कि मेरी आंखों का असली रंग तक नहीं दिख रहा था। लिपस्टिक फैलकर ठोड़ी तक आ गई थी, जिससे मैं किसी फिल्म की डरावनी चुड़ैल जैसी लग रही थी। मेरे हाथों पर खरोंचे थीं और लाल सफेद निशान पड़े हुए थे। कल रात जो थोड़ा बहुत सन टैन, फेक टैन मैंने चमक के लिए लगाया था, वो अब मेरी आत्मा के साथ साथ शरीर से भी उजड़ चुका था। चेहरे पर चमक के नाम पर सिर्फ पसीने की बूंदें थीं, जो दिन भर की घबराहट और बेइज्जती की गवाही दे रही थीं। पता नहीं उस रक्षक के दिमाग में क्या आया होगा जो उसने मेरा नंबर चुना। क्या ये सच में कोई मजाक था? क्या वो अपने दोस्तों के सामने मेरा तमाशा बनाना चाहता था? खुद को इस हालत में देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकती थी कि उसे मुझ में कोई आंतरिक सुंदरता तो नहीं दिखी होगी, क्योंकि इस कीचड़ में सुंदरता ढूंढना नामुमकिन था। मैंने शर्म के मारे अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। खुद को संभालो तारा, मैंने खुद को झिड़का और एक लंबी ठंडी सांस ली। अब जो भी हो, मुझे ये दूसरा मौका, चाहे वो किसी भी इरादे से दिया गया हो, गंवाना नहीं था। मुझे उसे दिखाना था कि मैं खुद को संवारना जानती हूँ। मैंने सबसे पहले चेहरे को धोना शुरू किया। ठंडे पानी के साथ मैंने किसी पागल की तरह अपना चेहरा रगड़ रगड़ कर साफ किया। 3 बार धोने के बाद जब काला पानी बहना बंद हुआ, तब जाकर मुझे अपना असली चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। फिर मैंने अपने फटे हुए कपड़े उतारे और शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। गुनगुना पानी जैसे ही मेरे बदन पर गिरा, उसने न केवल शरीर की गंदगी बल्कि दिन भर की कड़वी यादों को भी धोना शुरू कर दिया। मैंने रगड़ रगड़ कर खुद को साफ किया। जैसे जैसे गंदगी कम हो रही थी, मुझे बेहतर महसूस हो रहा था। मैंने अपने बालों के लिए वो कीमती हेयर मास्क निकाला जो माँ ने इस साल मुझे तोहफे में दिया था। मैंने उसे बालों में लगाकर 5 मिनट इंतजार किया ताकि उलझने ढीली पड़ जाएं। जब मैंने कंघी चलाई तो धीरे धीरे सारे गांठ निकल गए। मैंने सबसे अच्छी खुशबू वाले साबुन से खुद को नहलाया। उस महक ने ही मेरा आधा तनाव कम कर दिया। बाथरूम से बाहर निकलने के बाद मैंने तौलिए से खुद को पोंछा और आईने की धुंध साफ की। अब मेरे सामने एक साफ सुथरा, चमकता हुआ चेहरा था। शुक्र है, सब साफ हो गया। अब मेरे मन में आज रात के लिए उम्मीद की एक किरण जागी थी। मैंने दोबारा हल्का सा टैन लगाया ताकि त्वचा में वो निखार वापस आ जाए। फिर अपने पजामे पहनकर मैं बेडरूम में वापस आई। आखिरकार, मुझे लगा तुम आज बाहर ही नहीं आओगी। ईशा ने कपड़ों के ढेर से सिर उठाकर मजाक किया। माफ करना, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए था खुद को संभालने के लिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं तैयार हूँ।
अगर हमारे साथ रहने का यही एक रास्ता है तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। ईशा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तुम अभी से ही कितनी अच्छी लग रही हो। जब वो रक्षक तुम्हें देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। यकीन मानो तारा, तुम आज रात आग लगा दोगी। अब जरा ये देखो। ईशा ने मेरे बिस्तर पर एक जोड़ा फैला रखा था। उसने मेरे लिए काले रंग की वाइड लेग पैंट चुनी थी जो बहुत चमकदार और फिटिंग वाली थी। उसके साथ ईशा की ही लाल रंग की ऊंची हील्स थीं और एक लाल रंग का ऑफ शोल्डर टॉप, साथ में एक छोटा सा लाल हैंडबैग। वाह, ये तो लाजवाब है। शुक्रिया ईशा। मैंने खुशी से तालियां बजाईं। अब तुम अपना दिखाओ। ईशा अपने बिस्तर की तरफ गई। उसकी ड्रेस सुनहरे रंग की गोल्ड मिनी ड्रेस थी और साथ में मैचिंग सुनहरे सैंडल। ये उसने खास मौकों के लिए बचाकर रखी थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे पास ये ड्रेस भी है। तुम इसमें किसी राजकुमारी जैसी लगोगी। मैंने कहा। मैं भी इसे भूल गई थी। वो खिलखिलाकर हंसी। अब हम दोनों तैयार थे। कपड़े चुन लिए गए थे, शरीर साफ था और मन में एक नया जोश था। अब वक्त था तीसरे राउंड के लिए खुद को सबसे हसीन बनाने का। मैं ये कर सकती हूँ, हम दोनों के लिए। अध्याय 6। इंतजार की घड़ियां और एक दस्तक। तारा की जुबानी, पीओवी। बस 1 मिनट और, उसे मुझे लेने यहां आ जाना चाहिए। ईशा का रक्षक उसे लेने ठीक 6 बजे आ गया था। वो अपनी उस सुनहरी ड्रेस में किसी परी जैसी लग रही थी। हमें कभी नहीं पता होता कि ये डेट कैसी होगी, क्योंकि सब कुछ उन भेड़िया रक्षकों की पसंद पर निर्भर करता है। हमें बस इतना सिखाया गया था कि अपना सर्वश्रेष्ठ दिखो और हर स्थिति के लिए तैयार रहो। जब ईशा को लेने उसका साथी आया तो मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं। बस उसकी भारी और कर्कश आवाज सुनाई दी, चलो चलते हैं। काश उसने ईशा से ये कहा होता कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, पर मैं भी पागल हूं जो उनसे तारीफ की उम्मीद कर रही थी। आखिर वे भेड़िया रक्षक हैं और उनके मुंह से तारीफ निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं। वे खुद को इतना ताकतवर समझते हैं कि उन्हें लगता है तारीफ करना उनकी कमजोरी होगी। इसी वजह से वे इंसानों और खासकर हम लड़कियों के साथ और भी सख्ती से पेश आते हैं। मैंने दीवार पर लगी घड़ी देखी। 7:02 हो चुके थे। मैं अपनी लाल हील्स पहनकर पूरे कमरे में बेचैनी से चक्कर काट रही थी। मैंने कम से कम 10 लाख बार आईने में अपना चेहरा देख लिया होगा। एक एक बाल अपनी सही जगह पर था। मेकअप को टिकाए रखने के लिए मैंने आधा डिब्बा सेटिंग स्प्रे छिड़क दिया था। आज चाहे मैं रोऊं या बारिश हो जाए, ये मेकअप अपनी जगह से हिलने वाला नहीं था। पूरे कमरे में परफ्यूम की ऐसी खुशबू फैल गई थी जैसे कोई इत्र की दुकान हो। मैं रत्ती भर भी बुरा नहीं महकना चाहती थी। आज मुझे खुद को साबित करना था, अपने लिए भी और ईशा के लिए भी। कहाँ रह गया वो? मैं बुदबुदाते हुए खिड़की के पास गई और बाहर झांकने लगी। अब 7:10 हो गए थे। मेरा दिल बैठने लगा। क्या उसने अपना इरादा बदल दिया? मैंने नीचे आंगन में देखा। कुछ लड़कियां अपने साथियों के साथ हंसती मुस्कुराती जा रही थीं। रक्षक अब भी गंभीर दिख रहे थे, लेकिन लड़कियां उनके साथ खुश लग रही थीं। मैंने एक ठंडी आह भरी। दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद वो आने वाला ही नहीं था। क्या ये सब एक मजाक था? क्या वो सिर्फ मुझे ये यकीन दिलाना चाहता था कि मुझे चुना गया है ताकि बाद में ना आकर वो मेरा दिल और बुरी तरह तोड़ सके? मैंने मायूसी में अपने हाथ बांध लिए। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने रिजेक्शन किया था और ये एहसास बहुत बुरा था। मैं भी कितनी पागल हूं जो घंटों लगकर तैयार हुई। मुझे पता होना चाहिए था कि वो नहीं आएगा। भला वह क्यों आएगा? उसके पास तो और भी बहुत सी लड़कियां होंगी जिन्होंने पहली मुलाकात में ही उस पर अच्छा असर डाला होगा, मेरी तरह नहीं। अब जब मैं ईशा को ये बताऊंगी तो वो टूट जाएगी। वो देश के दूसरे कोने में चली जाएगी और मैं शायद उससे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। यह सब मेरी गलती है, मैंने सब बर्बाद कर दिया। घड़ी में अब 7:20 हो रहे थे। मैंने हार मानकर अपना सिर झुका लिया। जैसे जैसे मिनट बीत रहे थे, मेरी निराशा बढ़ती जा रही थी। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो नहीं आएगा। मैं उसके लिए बस एक खिलौना थी जिसे उसने अपनी बोरियत दूर करने के लिए इस्तेमाल किया। ईशा के साथ नए झुंड में जाने का सपना अब टूटकर बिखर रहा था। मेरी आंखों में आंसू भर आए, पर मैंने उन्हें रोक लिया। आज के लिए मैं काफी रो चुकी थी। 7:30 बजते ही मैंने तय किया कि अब ये कपड़े उतारकर पजामे पहन लेने चाहिए। उस हरी आंखों वाले रक्षक का मुझमें दिलचस्पी लेना एक कोरी कल्पना थी। मैं खिड़की से हटकर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही मैंने दराज खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक दरवाजे पर एक जोरदार और आत्मविश्वास से भरी दस्तक हुई। खट खट खट।
मेरा दिल जोर से धड़का। उम्मीद की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई, लेकिन साथ ही घबराहट ने मुझे घेर लिया। आज की ये रात मेरे लिए खुद को साबित करने का आखिरी मौका थी। एक पल में मैंने पजामे का ख्याल दिमाग से निकाला और आईने की तरफ दौड़कर आखिरी बार खुद को देखा। बाल एकदम सही थे, लाल हील्स ने मेरे कद को थोड़ा ऊंचा दिखा दिया था और मेकअप भी एकदम ताज़ा था। मैंने गहरी सांस ली और अपना छोटा बैग उठाया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी नज़र सामने खड़े उस विशाल रक्षक पर पड़ी। वो कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहा था और फोन पर किसी से बहुत गुस्से में बात कर रहा था। उसके शरीर की मांसपेशियां तनाव में थीं और उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। वो किसी बात पर बहुत चिढ़ा हुआ लग रहा था। उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि मुझे उस इंसान पर तरस आने लगा जो फोन के दूसरी तरफ उसकी डांट सुन रहा था। गुस्से में उसने शुरू में मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं दरवाजे पर चुपचाप खड़ी रही, कभी एक पैर पर वजन डालती तो कभी दूसरे पर। मेरा बचा कुचा आत्मविश्वास भी उसकी बेरुखी देखकर डगमगाने लगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डॉयले, बस काम हो जाना चाहिए। अगर तुमने इसे ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हारी और मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, समझ में आया? उसकी कड़क और बेरहम आवाज सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मेरे सामने पिंजरे में बंद किसी भूखे शेर की तरह चक्कर काट रहा था। क्या ये भी उसका कोई खेल था? क्या वो सच में मुझे डेट पर ले जाने आया था या सिर्फ डराने के लिए? अगर डराना ही मकसद था तो वो कामयाब हो चुका था। फोन पर चिल्लाते हुए अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी जहां मैं खड़ी थी। वो अपनी बात कहते कहते अचानक ठिठका, जैसे उसने मुझे पहली बार देखा हो। उसने तुरंत फोन काटा। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं डॉयले, और तब तक ये काम हो जाना चाहिए। अब दफा हो। लाल बटन दबाकर उसने फोन अपनी पिछली जेब में ठूस लिया। आज उसने काले रंग की फिटिंग वाली पैंट, काली पोलो शर्ट और ऊपर से एक जिप वाली जैकेट पहनी थी। उसके जूते भी सुबह वाले जूतों से अलग और बहुत महंगे लग रहे थे। और उसकी खुशबू, काली मिर्च और कस्तूरी मस्क जैसी वो महक सीधे मेरे नथुनों से होती हुई दिमाग तक पहुंच गई। वो खुशबू जोर जोर से उसके रक्षक होने का और उसके दबदबे का एहसास करा रही थी। कसम से मेरे घुटने कांपने लगे थे। फोन रखने के बाद उसने रुककर मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई जौहरी हीरे को परखता है। उसके चेहरे के भाव पत्थर की तरह सख्त थे। घबराहट में मैंने अपना निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। यह मेरी पुरानी आदत थी जब भी मैं डरी हुई होती थी। कुछ पल बीत गए और फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। वो मंजूरी का इशारा था। मैंने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। उसके चेहरे की सख्त लकीरें थोड़ी नरम हुईं और उसकी हरी आंखों में एक संतोष वाली चमक दिखी। क्या इसका मतलब ये था कि वो मेरे इस नए अवतार से खुश है? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उसने अपने बड़े से हाथ से मुझे एक तरफ हटाया और बिना पूछे सीधा मेरे कमरे के अंदर घुस गया। मैं हक्की बक्की रह गई। उसे अंदर आने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे पता होता तो मैं कमरा थोड़ा और साफ कर लेती। तो तुम यहाँ सोती हो? उसने अपने हाथ बांध लिए और मेरे छोटे से कमरे का मुआयना करने लगा। जी हाँ, मैंने पीछे से जवाब दिया। वो मेरी निजता, प्राइवेसी में दखल दे रहा था और मैं शर्म के मारे लाल हो रही थी। शुक्र है कि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। ये तो बहुत ही छोटा है। वो अचानक जोर से हंसा। उसने मेरे बिस्तर पर रखे स्ट्रॉबेरी के आकार वाले कुशन को उठाया, उसे जोर से भींचा और वापस उछाल दिया। वो पूरे कमरे में घूम घूम कर हर चीज को ऐसे देख रहा था जैसे किसी अपराधी का ठिकाना ढूंढ रहा हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरा दम घुटने लगा। यहाँ से बदबू भी नहीं आ रही। उसकी इस बात पर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे क्या लगा था कि मेरा कमरा गंदा होगा? शायद सुबह मेरी हालत देखकर उसने यही अंदाजा लगाया होगा। करीब 5 मिनट की इस जांच के बाद वो वापस मेरी तरफ मुड़ा। चलो, कम से कम तुमने खुद को रगड़ रगड़ कर साफ तो कर लिया। अब चले? उसने पूछा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने बस सिर हिलाया, लाइट बंद की और उसके पीछे पीछे चल दी। पता नहीं आज रात उसने क्या सोचा है। उसके कदम इतने लंबे थे कि मेरी हील्स की खटखट भी उसका पीछा नहीं कर पा रही थी। कॉरिडोर से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने मेरा स्वागत किया। धत्त तेरी, मैं अपनी जैकेट लाना भूल गई। मैंने हल्का सा कराहते हुए उसे देखा। उसने मुड़कर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। लानत है, तुम वाकई बहुत छोटी हो। क्या साथ चलने में दिक्कत हो रही है? उसने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। मैं शर्म से फिर लाल हो गई। जैसे ही हम कैंपस के गेट पर पहुंचे, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने एक शानदार काले रंग की स्पोर्ट्स कार खड़ी थी और सूट पहने हुए आदमी हमारे लिए दरवाजा खोल रहे थे। वाओ, मेरे मुंह से निकला। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी आलीशान कार नहीं देखी थी।
अगर मुझे अंदाजा लगाना होता तो मैं कहती कि ये रक्षक बहुत ऊंचे दर्जे का है, शायद कोई बड़ा योद्धा या ट्रेनर, तभी उसके पास इतनी महंगी चीजें हैं। खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आई, पर अब अगर लार टपकाना बंद करो तो हम निकलें। उसने ठंड से बचने के लिए अपने हाथ रगड़े और मुझे कार के अंदर बैठने का इशारा किया। इसका मिजाज एटीट्यूड वाकई बहुत खराब था। पर फिर मैंने ईशा के पार्टनर के बारे में सोचा, जो उससे बात तक नहीं कर रहा था। कम से कम यह मुझसे बात तो कर रहा था। एक आलीशान कार और एक रक्षक पार्टनर के साथ रात का सफर, ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। ईशा को बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ होने वाला था। रात अभी जवान थी और मुझे नहीं पता था कि आश्रम की दीवारों के बाहर मेरा क्या इंतजार कर रहा है। उस रहस्यमयी हरी आंखों वाले रक्षक ने कार स्टार्ट की, रेस दी और हम तेजी से निकल पड़े। मुझे बस इतना भरोसा था कि आज रात वो मुझे सही सलामत वापस पहुंचा देगा। नई रात और एक नया नाम, तारा की जुबानी। जैसे जैसे हमारा सफर आश्रम की सीमाओं से दूर होता गया, मेरी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगीं। वो छोटा सा कस्बा जिसे मैं जानती थी, अब एक जगमगाते बड़े शहर में बदल चुका था। यह एक ऐसा शहर था जहां मुझे पहले कभी आने की इजाजत नहीं मिली थी। जल्द ही कार की रफ्तार धीमी हुई और वो एक आलीशान इमारत के सामने रुकी। वहां के कर्मचारी दौड़कर आए और उन्होंने कार का दरवाजा खोला। वो हरी आंखों वाला रक्षक कार से बाहर निकला और मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। हम उस आलीशान इमारत के दरवाजों की तरफ बढ़े। मेरी ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज संगमरमर की सीढ़ियों पर गूंज रही थी। उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा, इस शहर के सबसे बेहतरीन खाने का मजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। उसने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। अंदर का माहौल किसी सपने जैसा था, मध्यम रोशनी और बहुत ही महंगा साजो सामान। उसने लिफ्ट में 4 नंबर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट खुली, लजीज खाने की खुशबू और लोगों की दबी कुचली बातचीत ने हमारा स्वागत किया। हमें एक खास कोने की तरफ ले जाया गया। रास्ते में कई मेजें पड़ीं जहां जोड़े बैठे थे। मैंने गौर किया कि कई लड़कियां उसे मुड़ मुड़ कर देख रही थीं और आपस में कानाफूसी कर रही थीं। वो इतना आकर्षक जो था। वे जरूर सोच रही होंगी कि ये इतना प्रभावशाली लड़का मुझ जैसी मामूली लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहा है। वो मुझे एक दूसरे दरवाजे के पार ले गया, जहाँ एक एकांत कोना था और मेज पर मोमबत्तियां जल रही थीं। इतना रोमांटिक माहौल देखकर मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने तुरंत सफाई देते हुए कहा, ये मोमबत्तियां और ये सब सजावट होटल वालों ने की है। ये मत समझना कि मैं यहाँ बैठकर खुद इन्हें जला रहा था। मैं लगभग हंस ही पड़ी थी, पर मैंने अपने होंठ चबा लिए। वो वाकई बहुत गंभीर दिख रहा था। मैंने सही सोचा था, इन रक्षकों को अपनी कोमल भावनाएं दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने मेरे लिए कुर्सी खींची। मैंने धीरे से शुक्रिया कहा और बैठ गई। खिड़की से पूरे शहर की रोशनी जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थी। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, इस दौर के लिए मुझे 2 नियम बताए गए थे। पहला, शराब नहीं, और दूसरा, कागजी कार्रवाई पूरी किए बिना तुम्हें लेकर भागना नहीं। मैंने सिर हिलाया, यह दिखाने के लिए कि मैं सुन रही हूँ। उसने हल्का सा सिर झटका और बोला, मुझे लगता है कि हम कम से कम एक नियम तो तोड़ ही सकते हैं। कोई अच्छा सा पेय चुनो। मुझे यकीन है कि तुमने आज तक शराब नहीं चखी होगी। उसने पीने की चीजों की सूची मेरी तरफ खिसकाई। मेरा मुंह हैरानी से खुल गया। क्या ये कोई परीक्षा थी? क्या मुझे मना करना चाहिए? उसने आंख मारते हुए कहा, बस कुछ भी चुन लो, ये हमारा राज रहेगा। मेरी सांसें अटक गईं। उसने अभी अभी मुझे आंख मारी थी। शर्म के मारे मेरा चेहरा लाल हो गया और मैंने नजरें बचाकर सूची की ओर देखा। मैंने सबसे मीठा और फलों वाला विकल्प चुनते हुए कहा, मैं स्ट्रॉबेरी डैक्यूरी लेना चाहूंगी, कृपया। उसने अपनी सूची में डूबते हुए पूछा, बर्फ वाली या साधारण? मैंने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर पूछा, आप क्या लेने की सलाह देंगे? उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने सुझाव दिया, बर्फ वाली बेहतर होगी। मैंने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। हमारी छोटी सी बातचीत अब तक तो अच्छी जा रही थी। इसके बाद हमने खाने का ऑर्डर दिया। उसने सुझाव दिया कि हम कई छोटी छोटी चीजें मंगाते हैं ताकि मैं अलग अलग जायके चख सकूं। मैंने तुरंत मान लिया क्योंकि मुझे उस महंगे मेनू की भाषा समझ ही नहीं आ रही थी। ऑर्डर देने के बाद उसने अपनी कोहनियां मेज पर टिका दी और मेरी तरफ झुक गया। उसने प्रस्ताव रखा, जब तक खाना आता है क्यों न एक खेल खेलें? 5 सवाल। पहले मैं पूछूंगा, फिर तुम मुझसे मेरे बारे में कुछ भी पूछ सकती हो और मैं तुम्हारे बारे में। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, आप पहले शुरू कीजिए। उसने अपना पहला सवाल दागा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही हकलाती हो? मुझे बुरा लगा कि मैं इस उम्र में भी हकलाती हूं। मैंने सफाई दी,
सिर्फ तब जब मैं बहुत घबराई हुई होती हूँ या ऐसे लोगों के साथ होती हूँ जिन्हें मैं नहीं जानती। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और मुझे सवाल पूछने का इशारा किया। मैंने सबसे सुरक्षित सवाल चुना, अगर आप बुरा न माने तो आपका नाम क्या है? वो थोड़ा मुस्कुराया, केन। पूरा नाम केन क्लार्क है, पर तुम मुझे सिर्फ केन कह सकती हो। मैं हैरान थी, क्या मैं सच में आपको नाम से बुला सकती हूँ? उसने चुटकी लेते हुए कहा, इसमें बड़ी बात क्या है? मैं तुम्हें डेट पर लेकर आया हूँ, तो अब तुम मुझे नाम से बुला ही सकती हो। तभी हमारी ड्रिंक्स आ गईं। मेरी ड्रिंक लाल रंग की थी और एक बहुत बड़े ग्लास में थी। उसने अपने लिए विस्की ली थी। अध्याय 7 भाग 2 दिल की बातें और अधूरा सच। तारा की जुबानी। जैसे ही वेटर मेज से गया, मैं उत्सुकता से आगे झुकी और स्ट्रॉ नलकी को अपने होठों के बीच दबाकर एक लंबा घूंट भरा। केन मुझे बड़े गौर से देख रहा था। वह अपने ग्लास में पड़ी छोटी स्ट्रॉ को घुमा रहा था। जब उसने देखा कि ड्रिंक पीते ही मेरी आंखों में चमक आ गई, तो उसने मजाक में अपना सिर हिलाया। पसंद आई? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया और एक और घूंट भरा। यह बहुत स्वादिष्ट थी। मेरा बस चले तो मैं इसे रोज पीऊं। आराम से इंसान, याद रखो ये शराब है। उसने सपाट लहजे में हंसते हुए मुझे टोका। मैं तुरंत सीधी होकर बैठ गई और समझदारी में सिर हिलाया। चलो अपना छोटा सा खेल जारी रखते हैं। मेरा अगला सवाल, इस जगह को छोड़ने के बारे में तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? उसके इस अचानक और गहरे सवाल ने मुझे चौंका दिया। मेरे हाथ थोड़े कांपने लगे। मुझे लगा था कि हम अभी भी पसंदीदा रंग या पसंदीदा जानवर जैसी बचकानी बातें करेंगे। ओह वो, मैं शब्द जोड़ने की कोशिश कर रही थी। केन ने अपनी विस्की का एक घूंट भरा। सच बोलना, याद रखना, मुझे बकवास सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने कड़क आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में डर की एक सिहरन दौड़ गई। अब मेरे पास सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस जगह को छोड़ने का मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि मैं शायद अपनी माँ या अपनी सबसे अच्छी सहेली ईशा को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैंने सच कह दिया। उसकी आंखें मुझ पर जमी थीं, जिससे पता चल रहा था कि वो मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है। जायज डर है। अब तुम्हारी बारी। मैंने अपना गला साफ किया। आप अपने झुंड में क्या काम करते हैं? मैंने सोचा कि ये सवाल सुरक्षित है। मैं उसकी निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल तो नहीं दे रही थी, है ना? तुम्हारा मतलब है मेरा पद क्या है? उसने सुधारते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। मैं वहां के सबसे ऊंचे पदों में से एक पर हूं। बस झुंड चलाने में मदद करता हूं और बाकी चीजें। उसने बेपरवाही से कहा। मुझे यही उम्मीद थी। उसकी आलीशान जिंदगी और हुक्म देने वाला अंदाज इसी बात की तरफ इशारा कर रहा था। मुझे यकीन था कि वो या तो बीटा होगा या कोई बड़ा योद्धा। तभी हमारा खाना आ गया। छोटी छोटी प्लेटों में लगभग हर चीज का थोड़ा थोड़ा हिस्सा था। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि मेरे पेट में भूख के मारे हलचल मच गई। मैंने जब पहला निवाला चखा तो मैं दंग रह गई। ये रात मेरी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। केन, जिसे मैंने सुबह बहुत कठोर देखा था, इस वक्त अकेले में मेरे साथ बहुत शालीनता से पेश आ रहा था। ठीक है, जहां तक मुझे याद है, अब मेरे तीसरे सवाल की बारी है, उसने खाने के बीच में पूछा। मैंने सिर हिलाया। उसने कुछ पल सोचा और फिर बोला, तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? ये सुनते ही मैं जम गई। मुझे पता था कि भेड़िया रक्षक ज्यादा से ज्यादा संतान चाहते हैं। अचानक घबराहट होने लगी। मैंने शुरू किया ही था कि उसने मुझे टोक दिया। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं। मुझे खुश करने के लिए झूठ मत बोलना। वही जवाब दो जो तुम चाहती हो। मैंने अपने गले में अटके हुए डर को निगला। अगर ये मुझ पर होता तो मैं 2 या 3 कहूंगी, लेकिन मैं आगे चलकर और बच्चों के बारे में बात करने के लिए तैयार रहूंगी। आप समझ रहे हैं ना? मैंने अजीब महसूस करते हुए सफाई दी। उसने विस्की का एक और घूंट भरा और हूं किया। अच्छा जवाब है। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर का सारा तनाव खत्म हो गया। शुक्र है मैं इस सवाल में पास हो गई, वो भी बिना झूठ बोले। पूछो। उसने मुझे इशारा किया। अब हम अपने आखिरी सवालों की ओर बढ़ रहे थे। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए एक आसान सवाल पूछा। काला। नहीं, आप काला नहीं चुन सकते। मान लीजिए कि काला रंग दुनिया में है ही नहीं, तब आप क्या चुनेंगे? मैंने जोर दिया। उसने मजाक में अपना सिर टेढ़ा किया। इस बार तुम हकलाई नहीं, उसने सीधे तौर पर कहा। मेरी आंखें फैल गईं। वाकई, क्या मैं उसके साथ सहज महसूस करने लगी थी?
पर तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि अगर काला नहीं होता तो मैं स्लेटी ग्रे रंग चुनता, उसने गंभीरता से कहा और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। बिल्कुल, उसे यही रंग पसंद आता। मेरी हंसी देखकर उसके होठों पर भी एक मुस्कान आ गई। चलो, जब बात निकली ही है तो बताओ तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? मुझे गुलाबी और लाल पसंद है, उसने अपनी आंखें घुमाईं। बिल्कुल लड़कियों वाला जवाब। ओके। मेरा आखिरी से पहला सवाल। मैंने अपनी ठोड़ी पर उंगली रखी। मुझे सोच समझकर पूछना था। आपने आज मुझे दूसरा मौका देने का फैसला क्यों किया? यह सवाल मैं काफी समय से पूछना चाहती थी। वो मुझे देखने लगा। वो कुर्सी पर बड़े आराम से टिका हुआ था। मैं बहुत समझदार इंसान हूं तारा। जब मैंने तुम्हें सुबह उस हालत में देखा तो मैं समझ गया कि तुम्हारे साथ कोई साजिश हुई है। शायद दूसरी जलने वाली लड़कियों ने तुम्हारी खूबसूरती से डरकर ऐसा किया होगा। कानूनन तुम्हें भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए था। उसकी बातें सुनकर मैं दंग रह गई। जब मैं आज तुम्हें लेने आया और तुम्हें वैसे देखा जैसी तुम असल में हो तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम्हारे साथ सुबह नाइंसाफी हुई थी और मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं हैं। इसीलिए मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें चुना। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। अब मेरा आखिरी सवाल। उसके चेहरे पर एक शरारती और थोड़ी डरावनी चमक आई। अगर मैं तुम्हें चौथे चरण के लिए अपने घर ले जाने का फैसला करूं, 2 हफ्ते के ट्रायल पीरियड के लिए, तो क्या तुम तमीज से रहोगी और वही करोगी जो मैं कहूंगा? उसने धीरे से पूछा। मेरी हथेलियों में पसीना आने लगा। वह क्या कह रहा था? क्या वो सच में मुझे अपने साथ घर ले जाने की सोच रहा था? हाँ, मैंने किसी सम्मोहन की तरह जवाब दिया। मैं पूरी तरह से उसके प्रभाव में थी। बहुत अच्छे। अब तुम्हारा आखिरी सवाल तारा। इसे यादगार बनाना। मेरा नाम उसके मुंह से सुनकर मेरे पेट में हलचल होने लगी। मुझे खुद को संभालना था। मैंने अचानक पूछ लिया, क्या आप प्यार में यकीन करते हैं? घोषणा। पिछले अध्यायों में अनुवाद की कुछ गलतियों के कारण मुख्य पात्र का नाम केन लिख दिया गया था। अब से इस कहानी में उनका नाम बदलकर कबीर कर दिया गया है। आगे की पूरी कहानी में हम इसी नाम का उपयोग करेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और कहानी अध्याय 8, बिछड़न का डर और एक अचानक दस्तक। तारा की जुबानी। मेरे मुंह से वो सवाल निकलते ही जैसे पूरे कमरे की हवा थम गई। केन, मेरा मतलब है कबीर, जो अब तक बहुत ही सहज होकर बैठा था, अचानक गंभीर हो गया। उसने अपना विस्की का ग्लास नीचे रखा और कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। बस इतना ही उसका जवाब था। उसकी इस बेरुखी ने मेरी सांसें अटका दी। मुझे लगा कि मैंने अपनी बेवकूफ़ी भरे सवाल से पूरी डेट खराब कर दी है। मैं क्यों ही उससे ऐसा कुछ पूछ बैठी? जाहिर है वो एक सख्त रक्षक है। उन्हें भावनाओं वाली बातें पसंद नहीं आती। जबकि अब तक सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी पर्दों से छनकर मेरे कमरे में आई तो रात की यादें किसी धुंधले सपने जैसी लग रही थीं। आज स्कूल और क्लास से छुट्टी थी ताकि चुने हुए लोग फैसले के दिन पर ध्यान दे सकें। जैसे ही मैं बिस्तर पर बैठी, हकीकत ने मुझे जोर का झटका दिया। मेरी नज़र ईशा के बिस्तर पर गई। वो खाली था। ईशा रात भर वापस नहीं आई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब कबीर ने मुझे रात को छोड़ा था तो मैं थकान की वजह से तुरंत सो गई थी। मुझे लगा था कि ईशा मुझसे थोड़ी देर बाद आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। घबराहट मेरे अंदर जहर की तरह फैलने लगी। वो कहाँ हो सकती है? क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ? मैं तुरंत बिस्तर से उठी। कबीर के उस आखिरी सवाल की यादें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। क्या मैं 2 हफ्ते के ट्रायल के लिए उसके साथ उसके इलाके में रहने को तैयार हूं? क्या वो सच में मुझे चुनेगा? या मेरे कल के सवाल के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया? लेकिन अभी मेरी अपनी चिंता से बड़ी चिंता ईशा की थी। मैंने जल्दी से नहाने और तैयार होने का फैसला किया। अगर वो तब तक नहीं आती तो मुझे अधिकारियों को उसके लापता होने की सूचना देनी थी। शॉवर के नीचे खड़े होकर मैंने अपने बालों का जूड़ा बना लिया ताकि वे गीले न हों। रक्षकों के नियम सख्त थे। अगर आप चुने गए हैं तो आपको हर वक्त बेहतरीन दिखना है। पर इस वक्त मेरा दिमाग ईशा में उलझा था। मैंने जल्दी से चेहरे पर थोड़ा मॉइस्चराइजर और मस्कारा लगाया ताकि मैं कम से कम जिंदा दिखूं। काले रंग की हुडी और लेगिंग्स पहनकर मैं कमरे से बाहर निकली। पूरा गलियारा डरावनी हद तक शांत था। बाहर हवा बहुत तेज थी। मैं भागती हुई मुख्य भवन की ओर गई जहां निर्णय दिवस की कोऑर्डिनेटर खड़ी थी। सुनिए, क्या आपने ईशा को देखा है? वह कल रात से गायब है, मैंने घबराते हुए पूछा। कोऑर्डिनेटर ने अजीब नजरों से मुझे देखा। वो वापस नहीं आई?
इसका मतलब है कि वो अपने नए झुंड के साथ 2 हफ्ते के ट्रायल के लिए निकल चुकी है, जैसे बाकी लड़कियां गई हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना अपने कपड़ों और सामान के क्या सब जा चुके हैं? कल नए झुंड के लोग आएंगे, शायद तुम्हारी किस्मत उनके साथ चमक जाए। अब जाओ यहां से। वह यह कहकर चली गई। मेरा दिल टूट गया। तो मुझे नहीं चुना गया और ईशा भी चली गई। मैंने अपनी सहेली को खो दिया और उस रक्षक को भी, जो कल रात मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा था। सब मेरी गलती थी। मैंने वो प्यार वाला सवाल पूछा ही क्यों? मैं भारी कदमों और नम आंखों के साथ वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मेरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। मैंने जैसे ही सिसकते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोला, मेरी चीख निकल गई। तो तुम यहाँ हो? मुझे लगा तुम भागने की कोशिश कर रही हो, हालांकि तुम ज्यादा दूर जा नहीं पाती। वह कबीर था। वो मेरे कमरे के बीचों बीच अपनी पूरी लंबाई के साथ खड़ा था और उसकी हरी आंखें सीधे मुझ पर टिकी थीं। हैरानी के मारे मेरा मुंह खुला रह गया। जैसे ही कबीर को कमरे में देखा, मेरे हाथ से मेरा सामान छूटकर जमीन पर गिर गया। तुम रो क्यों रही हो आखिर? उसने बहुत ही रूखे अंदाज में पूछा। उसकी आवाज ने मुझे सदमे से बाहर निकाला और मैं जल्दी जल्दी अपने गालों से आंसू पोंछने लगी। नहीं, मैं नहीं रो रही थी। मैंने अपना बचाव किया, जो जाहिर है कि एक झूठ था। जवाब में उसके गले से एक चिढ़ी हुई गुर्राहट निकली, जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया। क्या तुम सच में मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो? मुझे लगा था कि हम इस बकवास से आगे बढ़ चुके हैं। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था और मैं उसकी नजरों के नीचे कांप रही थी। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस इसलिए परेशान थी क्योंकि मेरी सहेली चली गई और मुझे लगा कि मुझे किसी ने बताया कि सब लोग चौथे दौर के लिए निकल चुके हैं। तो मुझे लगा कि आपने मुझे नहीं चुना और मैं ईशा से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैंने एक ही सांस में सब कह दिया और मेरी आंखों में फिर से आंसू भर आए। वो खामोश रहा और गंभीर चेहरे के साथ मुझे देखता रहा। बाकी सब कल रात या आज सुबह जल्दी निकल गए, क्योंकि आज रात नए झुंड के लोग आने वाले हैं। यह एक सिलसिले की तरह काम करता है। हमें यहाँ कुछ ही दिन मिलते हैं और अगर हमें कोई लड़की पसंद नहीं आती तो हम अगले कैंपस की ओर बढ़ जाते हैं। उसने ऐसे समझाया जैसे ये कोई बहुत मामूली बात हो। मैंने बस शर्मिंदगी में अपना सिर झुका लिया। क्या आपकी ट्रेन छूट गई? मैंने दबी आवाज में पूछा, ये सोचकर कि शायद इसीलिए वो अब तक यहाँ है। ये सुनकर उसने एक तंजिया हंसी और अपना सिर झटका। मुझे उन सबके साथ ट्रेन में धक्के खाना पसंद नहीं है। ट्रेन से 12 घंटे लगते हैं, जबकि मैं अपने विमान से 1/4 समय में घर पहुंच सकता हूँ। उसने ठहाका लगाया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। 12 घंटे का सफर? क्या उसका घर इतनी दूर था? तो अगर तुम अगले 1 घंटे में मेरे साथ इस उड़ान में चलना चाहती हो तो बेहतर होगा कि अपना सामान पैक करो और हम अभी निकलें। उसने अपनी महंगी घड़ी देखते हुए कहा। मैं तुरंत काम पर लग गई। सब कुछ पैक करने की जरूरत नहीं है, जो तुम भूल जाओगी मैं वहां पहुंचकर दिलवा दूंगा। वो मेरे बिस्तर पर बैठ गया और मैं जल्दी जल्दी अपने बैग में जरूरत का सामान भरने लगी। कपड़े, मोजे, माँ की तस्वीर, ईशा की फोटो, एक किताब, मेकअप और मेरा कंघा। मैं घबराहट में इधर उधर देख रही थी कि तभी मैंने अलमारी से एक भारी जैकेट उठाई। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी आवाज आई। क्या आपके यहाँ गर्मी होती है? मैंने उम्मीद के साथ पूछा। हाँ, उसने बस इतना कहा। बहुत अच्छे। मैंने सोचा कि शायद मुझे ईशा का भी कुछ सामान ले लेना चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ भी साथ नहीं ले गई थी। मैं उसके बिस्तर की तरफ बढ़ी। अब क्या कर रही हो? केन की भारी आवाज फिर गूंजी। मैं अपनी सहेली के लिए कुछ सामान लेना चाहती थी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं ले गई। नहीं, रहने दो, उसे वहां पहुंचते ही सब मिल जाएगा। और अगर उसके पार्टनर ने 2 हफ्ते बाद उसे अपने पास रखने का फैसला किया तो वो उसे अपना बाकी सामान लेने वापस लाएगा। उसने मेरी चिंता दूर करते हुए समझाया। ठीक है, तो मैं तैयार हूं। मैंने हामी भरी और वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। मैं भी अपना बैग टांगकर पीछे पीछे भागी और दरवाजा बंद कर दिया। शुक्र है कि मैं सुबह जल्दी उठकर नहा चुकी थी। बाहर वही काली स्पोर्ट्स कार खड़ी थी जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अंदर बैठो, उसने कहा और ड्राइवर की सीट की तरफ चला गया। कार का सफर खामोशी और तनाव से भरा था। मैं बस यही दुआ कर रही थी कि ईशा मेरी तरह घबरा न रही हो। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे भी चौथे दौर के लिए चुना गया है। कबीर का ध्यान सड़क पर था। धूप में उसके हाथ के टैटू साफ चमक रहे थे। मैंने खामोशी तोड़ने की कोशिश की। वैसे आपका घर असल में है कहाँ? केन ने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर सड़क पर नजरें टिका दी।
हम दक्षिण साउथ की ओर जा रहे हैं, यहाँ से काफी दूर। पहुंचने पर देख लेना। जब हम हवाई अड्डे पहुंचे तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं आज तक कभी हवाई जहाज में नहीं बैठी थी। मुझे डर लग रहा था, पर मैं उसके सामने डरपोक नहीं दिखना चाहती थी। एक बहुत बड़े निजी विमान, प्राइवेट जेट के पास कार रुकी। केन ने बहुत ही आसानी से सारी औपचारिकताएं पूरी की और मुझे सीढ़ियों पर चढ़ने का इशारा किया। मेरे पैर कांप रहे थे। विमान के अंदर एक मुस्कुराते हुए आदमी और औरत ने हमारा स्वागत किया। यह आदमी कितना अमीर है। अंदर आलीशान कुर्सियां थीं। पीछे की तरफ 2 और आदमी बैठे थे जो ड्रिंक्स पीते हुए हंस रहे थे। तुम यहाँ बैठोगी? केन ने खिड़की वाली सीट की तरफ इशारा किया। मैं बैठ गई। केन मेरे ऊपर झुका और किसी छोटे बच्चे की तरह मेरी सीट बेल्ट बांध दी। फिर वो पीछे उन आदमियों के पास चला गया। अरे केन, तुम आ गए। हमने तुम्हारे चक्कर में 1 घंटा इंतजार किया। उनमें से एक आदमी चिल्लाकर हंसा। 10 मिनट बाद केन वापस आया और मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। डर लग रहा है? उसने सीधे पूछा। मैंने झूठ न बोलने का फैसला किया और धीरे से सिर हिला दिया। विमान का इंजन गूंज उठा और वो दौड़ने लगा। अचानक केन ने अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाकर मेरा छोटा सा हाथ थाम लिया और उसे हौसले से दबाया। जैसे ही विमान आसमान में पहुंचा, मैंने खिड़की से बाहर देखा। नीचे के घर और गाड़ियां खिलौनों की तरह छोटी होती जा रही थीं। मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली थी। एक बार ऊपर पहुंच जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम भूल जाओगी कि तुम उड़ रही हो, उसने पूरे भरोसे के साथ कहा। मैंने किसी पागल की तरह उसका हाथ पकड़ रखा था ताकि खुद को शांत रख सकूं। बस दुआ है कि मैं ये सफर झेल जाऊं। अध्याय 10, सपनों का महल और गुलाबी शाम। तारा की जुबानी। कबीर मुझे हवेली के विशाल गलियारों से ले जा रहा था। मेरे हर कदम की आवाज उस शांत और भव्य घर के सन्नाटे में गूंज रही थी। ये जगह बहुत ही विशाल है, मैंने उसके पीछे चलते हुए कहा। वह बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ता रहा ताकि मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा सके। उसे यहाँ का रास्ता कैसे याद रहता है, ये मेरी समझ से बाहर था। चाहे वो यहाँ कितने ही समय से रह रहा हो, ये घर इतना बड़ा है कि कोई भी रास्ता भटक जाए। तभी हम नक्काशीदार लकड़ी के दोहरे दरवाजों के पास पहुंचे। कबीर ने जैसे ही दरवाजा खोला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कमरा मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। वो कमरा किसी शाही सपने जैसा था। बीचों बीच एक विशाल पलंग था जिस पर दूध जैसी सफेद चादर और पन्ने जैसी हरी मखमल के तकिए सजे थे। कमरे में गहरे रंग की लकड़ी का फर्नीचर और सोने की नक्काशी उसे और भी महंगा एहसास दे रही थी। बिस्तर के नीचे क्रीम रंग का मुलायम फर वाला कालीन बिछा था। कुल मिलाकर कमरा बेहद आधुनिक और आलीशान था। कमरे के बड़े कांच के दरवाजे बालकनी की ओर खुलते थे, जहां से बाहर का नजारा साफ दिख रहा था। ये तुम्हारा अस्थायी कमरा है और मेरा कमरा बस इसी गलियारे में थोड़ा आगे है, कबीर ने रूखे अंदाज में कहा, लेकिन उसके स्वर में अपने घर को लेकर थोड़ा गर्व साफ झलक रहा था। मैं कुछ पल के लिए अवाक खड़ी रही, बस चारों ओर की चमक धमक को निहारती रही। ये सब सिर्फ मेरे लिए? क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो अद्भुत है, शुक्रिया, मैंने किसी तरह अपनी खुशी जाहिर की। कबीर ने बिना कोई भाव बदले बस एक बार सिर हिलाया और दीवार की तरफ बने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। यह तुम्हारा निजी बाथरूम है, यहाँ तुम्हें जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे या किसी कर्मचारी को बता देना। मैंने अंदर झांक कर देखा, सफेद संगमरमर मोतियों की तरह चमक रहा था। इसके बगल वाला दरवाजा कपड़ों की अलमारी है, वहां पहले से ही नए कपड़े रखे हैं, जो पसंद आए पहन लेना, सब नया है, उसने अपनी घड़ी देखते हुए कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तुम अब आराम करो और तैयार हो जाओ, खाना 2 घंटे में लग जाएगा, तो ढंग के कपड़े पहनकर आना, उसने अपनी पुरानी सख्त आवाज में कहा और बिना कुछ और बोले वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने सुकून से पूरा कमरा देखा। बाथरूम इतना आलीशान था कि उसमें एक बाथटब भी था, जो हमारे आश्रम के छोटे से कमरे में कभी नहीं था। मैं दौड़कर बालकनी की तरफ गई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर की गर्म हवा ने मेरा स्वागत किया। नीचे का नजारा देखकर मेरी सांसें थम गईं। यह घर पेड़ों के बीच बिल्कुल एकांत में था। नीचे बड़े बड़े बगीचे थे जिनमें खिले हुए रंग बिरंगे फूल इस गर्मी के मौसम को और भी खूबसूरत बना रहे थे। वहां एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, बाहर खाना बनाने की जगह, आग जलाने का कुंड, जकूजी और न जाने क्या क्या। मैंने सोचा परिवार बसाने के लिए ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह हो सकती है, पर फिर मैंने खुद को झिड़का। मुझे याद रखना था कि ये सिर्फ 2 हफ्ते का ट्रायल है, मुझे अपनी उम्मीदें बहुत ऊंची नहीं रखनी चाहिए।
घबराहट को कम करने के लिए मैं कपड़ों वाली अलमारी क्लोजेट देखने गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरा मुंह खुला रह गया। मुझे लगा था कि एक छोटी सी अलमारी होगी, पर यह तो पूरा का पूरा एक बड़ा कमरा था। अलमारी के एक कोने में मेकअप और बालों को सजाने के लिए एक छोटा सा स्टेशन भी था। यहाँ मेरी जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मैंने बहुत सारे कपड़ों के बीच से एक गुलाबी रंग की छोटी स्कर्ट और एक क्रीम रंग का ऑफ शोल्डर टॉप चुना, जिस पर सफेद मोती लगे थे। मैंने सोचा कि अगर ईशा यहाँ होती तो उसे मेरा यह चुनाव बहुत पसंद आता। हालांकि मेरे पैरों के नीले निशान अब भी काफी गहरे थे, पर मैंने तय किया कि मैं उन्हें अपनी पसंद के कपड़ों के बीच नहीं आने दूंगी। रात के खाने के समय वैसे भी पैर मेज के नीचे छिपे रहेंगे। कल सुबह हम आश्रम में तैयारी कर रहे थे और आज मैं देश के दूसरे कोने में इस हरी आंखों वाले रक्षक के घर में हूँ, जिसका मिजाज कब बदल जाए कोई नहीं जानता। मैंने ताजगी महसूस करने के लिए बाथटब में पानी भरा और उसमें खुशबूदार साबुन डाल दिया। पूरा कमरा महक उठा। जैसे ही मैं गर्म पानी के अंदर गई, मेरा सारा तनाव जैसे बह गया। काश हमारे आश्रम में भी ऐसा बाथटब होता। मैंने अपनी माँ के घर पर कभी कभी ऐसा सुख पाया था, पर यह अनुभव तो बिल्कुल शाही था। तारा की जुबानी। मैंने अपने बाल धोने का फैसला किया। मेरी नजरें दीवार पर टंगी उन टोकरियों पर नाच रही थीं, जिनमें बहुत ही महंगे हेयर ट्रीटमेंट और खुशबूदार साबुन रखे थे। मैंने सोचा कि जब तक मैं यहाँ हूँ, इन शानदार चीजों का इस्तेमाल न करना बेवकूफ़ी होगी। काफी देर तक खुद को रगड़कर साफ करने और एक नए रेजर से त्वचा को रेशम जैसा बनाने के बाद मैं बहुत ही तरोताज़ा महसूस कर रही थी। टब का पानी खाली करने के बाद मैंने अपनी खुश्क त्वचा पर लोशन लगाया, फिर अलमारी से एक आरामदायक पायजामा निकालकर पहन लिया। रात के खाने के कपड़े मैं मेकअप और बाल संवारने के बाद पहनने वाली थी। पायजामे का कपड़ा मेरी त्वचा पर बहुत ही नरम महसूस हो रहा था। वो अलमारी किसी खजाने से कम नहीं थी। वहां सिर्फ स्टाइलिश कपड़े ही नहीं, बल्कि घर में पहनने के लिए बहुत ही आरामदायक कपड़े भी थे। घड़ी देखी तो पता चला कि रात के खाने में अभी थोड़ा समय बाकी है। मैंने रेशमी गाउन सिल्क रोब ऊपर से पहना, उसे कमर से बांधा और फिर से बालकनी की तरफ चली गई ताकि डूबते सूरज के नज़ारे का लुत्फ उठा सकूं। रेशमी कपड़ा मेरे बदन को छू रहा था और मैं सुकून की एक गहरी सांस ले रही थी। मैं ख्यालों में खोई ही थी कि तभी कमरे के दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर जोर से दस्तक दी। धमाके जैसी आवाज सुनकर मैं घबराकर अंदर की तरफ भागी। मुझे लगा कि ये कबीर ही होगा, क्योंकि दरवाजा खटखटाने का उसका यही जंगली अंदाज था। मैंने दरवाजा खोला, जिसे मैंने नहाने से पहले बंद किया था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? वो दहाड़ा। मैं डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। ओह, वो बहुत गुस्से में है, पर हुआ क्या? मुझे जवाब दो। वो फिर गरजा। मैं उसके सामने कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे क्या गलती हो गई। क्या मैंने कुछ तोड़ दिया? क्या मुझे टब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? मैंने क्या किया? मैंने हकलाते हुए पूछा। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरी नाजुक कलाई को अपनी फौलादी पकड़ में जकड़ लिया। उसने मेरा हाथ ऊपर खींचकर मुझे अपने करीब किया। तुम्हें उस बालकनी पर सिर्फ एक पतले से गाउन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ रोज कितने रक्षक और पुरुष घूमते रहते हैं? यह सरासर अपमान है, वो चिल्लाया। उसकी पकड़ इतनी सख्त होती जा रही थी कि दर्द के मारे मेरी कराह निकल गई। हे भगवान, उसे लग रहा है कि मैंने नीचे पायजामा पहना है। देखिए। मैंने गिड़गिड़ाते हुए अपने दूसरे हाथ से गाउन हटाकर नीचे पहना हुआ छोटा पायजामा दिखाया। उसकी आंखों का हरा रंग गुस्से के मारे गहरा हो गया था। उसने मेरी देह को ऐसे देखा जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। मुझे तो ऐसा ही लगा। वहां नीचे से देखने पर तुम बिना कपड़ों के लग रही थी, वह पुकारते हुए बोला। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उसने मुझे वहां खड़े देख लिया है। इस रफ्तार से तो वो गुस्से में मुझे मार ही डालेगा। मैंने सुना है कि रक्षक गुस्से में अपनी औरतों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो बस सूरज ढलते हुए देखना चाहती थी। मैंने सफाई दी। हमें सिखाया गया था कि भेड़िया रक्षक बहुत ही कब्जे वाले, पॉजेसिव और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। वे हर भावना को 10 गुना ज्यादा महसूस करते हैं। प्लीज, आपकी पकड़ बहुत सख्त है, मेरा हाथ टूट जाएगा, मैंने दर्द से कराहते हुए विनती की। शायद मुझे इसे तोड़ ही देना चाहिए, ताकि तुम्हें याद रहे कि मेरा अपमान दोबारा कभी नहीं करना है। उसकी आवाज में धमकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था। मुझे माफ कर दीजिए कि आप परेशान हुए, मैंने कहा। उसकी आंखें मेरे चेहरे को टटोल रही थीं। वो मेरे इतना करीब था कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकती थी।
मैंने आज तक किसी रक्षक को भेड़िए का रूप लेते नहीं देखा था और मैं दुआ कर रही थी कि आज वो दिन ना हो। एक लंबे और तनावपूर्ण पल के बाद उसने मुझे छोड़ा और कमरे में टहलने लगा। मैं अपनी दुखती कलाई को सहलाते हुए लंबी सांसें लेने लगी। अगर किसी दूसरे रक्षक ने तुम्हें उस हालत में देख लिया होता तो उसे लगता कि तुम उसे उकसा रही हो। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ चाहता था, इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। वो रटा रटाया भाषण दे रहा था और मैं खामोश रही ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था और देखो एक छोटी सी बात पर इनका गुस्सा कैसे फट पड़ता है। यह गाउन सिर्फ बेडरूम के लिए है, पायजामे और अंदरूनी कपड़े भी सिर्फ यहीं के लिए हैं। उसने अपना नया नियम सुनाया और मैंने सिर हिला दिया। वह जो कहेगा मैं वही करूंगी। मैं एक ईर्ष्यालु इंसान हूँ और मुझे अपनी चीजें बांटना पसंद नहीं है। क्या मैं साफ हूँ तारा? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा। जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने फिर से माफी मांगी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। कुछ पलों बाद जब उसने आंखें खोली तो उनकी चमक वापस सामान्य हो गई थी। अपनी कलाई दिखाओ, उसने अचानक कहा। मैं थोड़ा डरी पर अपना हाथ आगे कर दिया। उसने हाथ को घुमा फिरा कर देखा कि कहीं कोई गंभीर चोट तो नहीं आई। थोड़ा दर्द था पर हड्डी सलामत थी। वह संतुष्ट दिखा। यह और भी बुरा हो सकता था। मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना नहीं आता। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि मैं एक आक्रामक व्यक्ति हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें सुरक्षित नहीं रखूंगा। क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? सुनने में ये भले ही अजीब लगे, लेकिन मुझे लगा कि हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बन रहा है। शायद समय के साथ मैं उसके गुस्से को संभालना सीख जाऊं, अगर वो मुझे अपने पास रखे तो। हाँ, मैंने धीमी आवाज में कहा। रात के खाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कबीर ने अपनी बात खत्म की और कमरे से बाहर निकल गया। मैं वहीं खड़ी रह गई, हैरान और बेसुध। अभी अभी जो हुआ उसने मुझे हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, आज के लिए अध्याय 1 से 10 तक का सफर यहीं समाप्त होता है। तारा और कबीर की ये रोमांचक और उतार चढ़ाव भरी कहानी आपको कैसी लगी? क्या कबीर का गुस्सा जायज था या तारा के साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अपनी बाकी कहानियां भी अपलोड करूंगी, पर अगर उन पर व्यूज कम आए तो उन्हें जारी रखना मुश्किल होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगले एपिसोड जल्दी आएं, तो कम से कम लाइक तो कर दिया कीजिए। इसमें भी अभी ज़्यादा लाइक नहीं है, तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो मैं इस कहानी को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा।